हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट में। जी हाँ, जिस चीज़ के लिए आप सभी को तैयार किया गया, जिस चीज़ के लिए आपको इतनी बेसब्री से इन्फॉर्म किया गया, वो मॉड्यूल, वो 40 डेज का हमारा आईआईटी जेईई किल शॉट प्रोग्राम फाइनली रेडी है लॉन्च होने के लिए। तो ये जो आज का हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें हम सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरी, इलस्ट्रेशंस और कुछ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, और इंश्योर करेंगे कि ये टॉपिक आपके दिमाग में पूरे तरीके से प्रॉपर्ली एडजस्ट हो जाए। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस लेक्चर को स्टूडेंट्स। फटाफट देखेंगे, हम फटाफट थ्योरी डिस्कस करेंगे। आई होप आप जानते हैं सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये थ्योरी आप सभी को आई बिलीव पता है। तो सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का है तो उसे इस नोशन के साथ डिनोट या सिग्निफाई या शो किया जाता है। आगे बढ़ते क्लास। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। इन अ रोस्टर मेथड हम उसको एलिमेंट में प्रॉपर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करते हैं, जैसे ये कुछ, जैसे सारे वॉवेल्स ऑफ द लेटर। और या फिर अगर एक डेफिनेशन सेट बिल्डर मेथड है तो वहां पर हम डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन कैसे देते हैं स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल, P belongs to, so P is a set all the x square where x are all integers, so सारे integers के squares एक पी सेट के अंदर आएंगे। ये एक और तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर मेथड के अंदर। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स बहुत जल्दी से। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेट्स। सो एक सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है, ऐसे सेट को हम नल सेट कहते हैं। और नल सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट चूंकि नहीं होता है तो एक एम्प्टी या एक वाइड सेट भी कहलाता है। और ऐसे सेट को हम फाई साइन से डिनोट करते हैं। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। A set in which the process of counting the element is definitely comes to an end, it is called a finite set, otherwise it is an infinite set। मतलब अगर उसमें एलिमेंट्स डिफाइंड हैं, सेट हैं, मतलब उससे बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, वो लिमिटेड है, तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट कहेंगे, वरना वो इनफाइनाइट सेट होता है। जैसे इंटीजर्स का सेट। अब इंटीजर में सेट्स के एलिमेंट्स कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट इंटीजर्स हमारे पास होते हैं, तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, टू सेट्स ए एंड बी आर टू बी सेड टू बी इक्वल if and only if every element of A is an element of B and also every element of B is an element of B। इसकी एक और डेफिनेशन कही जाती है, एक और तरीका कहा जाता है चेक करने का। दो सेट इक्वल तभी हो सकते हैं जब A B का सबसेट हो स्टूडेंट्स, एज वेल एज जो B है वो A का सबसेट हो। अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब A B का सबसेट हो गया और B A का भी सबसेट हो गया। अगर ये दोनों ही एक साथ ट्रू हो जाएं तो ये सिर्फ तब ही पॉसिबल है जब वो सेम सेट हो, क्योंकि सेम सेट खुद का सबसेट तो डेफिनेटली होता है। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको पता है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे सामने क्या है देखेंगे। वो कह रहा है इक्विवेलेंट सेट्स हैव द सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बट नॉट एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। नाउ इक्विवेलेंट सेट्स आर डिफरेंट। इक्वल सेट मतलब सेम एलिमेंट एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट इक्विवेलेंट सेट्स मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट नॉट एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। एग्जैक्टली सेम मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर यहां भी 5 है तो वहां भी 5 है, बट इसके 5 अलग हो सकते हैं, उसके 5 अलग हो सकते हैं। ऐसे सेट्स को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूनिवर्सल सेट को जनरली जब डिनोट करते हैं तो जनरली हम उसे एक स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इस स्क्वायर के ऊपर हम यू लिख देते हैं। सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर हम सारे हमारे अलग अलग जितने भी सेट्स बन रहे होते हैं, जितने भी छोटे छोटे सेट्स बन रहे होते हैं, उन सारे सेट्स को हम अलग अलग हमारे अलग अलग सेट से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए, सेट बी, और एक और सेट अगर बन रहा है तो सेट सी। और इस तरीके से हमारे अलग अलग जितने भी सारे छोटे सेट्स बनते हैं उन्हें हम इन सारे स्मॉलर सेट से डिनोट करते हैं। और अगर इन सारे सेट्स का मैं यूनियन ले लूँ, इन सारे सेट्स का कॉम्बिनेशन ले लूँ, सो दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, द फाइनल ओवरऑल कंप्लीट सेट जो सारे सेट्स को अपने अंदर समाहित किए हुए होता है, विद द सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द सेट्स। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। वो क्या कह रहा है? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, तो दो सेट्स हैं ए और बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ सेट हियर, मान लेते हैं अगर मेरे पास एक सेट है ये और एक और सेट है, मान लेते हैं जल्दी से, जैसे एक और सेट छोटा सा है जो इसके अंदर ही। अब इसके अंदर होने का मतलब बड़ा सिंपल सा है क्लास। मान लो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं ए और बी, और यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स हैं सी और डी। ये हमारा बड़ा सेट है कैपिटल ए, और ये हमारा एक स्मॉलर सेट है स्मॉलर सेट जो है वो है कैपिटल बी। तो कहना है इसे कैपिटल ए के अंदर अगर मैं सेट्स यानी एलिमेंट डिफाइन करूं तो कैपिटल ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ऑब्वियसली सी और डी तो ए का पार्ट है, बट ए के अंदर ही बी सेट भी है, तो ए और बी, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी भी तो ए का पार्ट है। तो स्मॉल
ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये चारों एलिमेंट्स कैपिटल ए का पार्ट है। लेकिन अगर कैपिटल बी की बात करें, मतलब कैपिटल बी की बात करें, जो हमारा छोटा वाला सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स? वो ए और बी, ये दोनों हैं। एंड डू यू रियलाइज बी के एलिमेंट्स ए में तो ऑलरेडी हैं, तो बी हमारा डेफिनेटली क्या हुआ? सबसेट। इसीलिए हम सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं? यहां पे उल्टा लिखा हुआ है, उसने ए को बी का सबसेट माना है। हमारे सिनेरियो में बी ए का सबसेट है, तो हम लिखेंगे बी इज दी सबसेट ऑफ ए। आई होप आपको समझ आ रहा है बहुत इजीली। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए बी इज नॉट इक्वल, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दैट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि सर ए जो है वो बी का सबसेट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मान लो ए बी के इक्वल नहीं है, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए बी इज नॉट इक्वल, then A is a proper subset of B, that is A is subset of B. Now I think there is something wrong with this line. आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इस लाइन को फिर से रिकॉल करेंगे। The null set phi is a subset of every set and every set is a subset of itself. Did you get this point? इसका ये मतलब है the null set phi, ये जो null set है, ये जो phi है, ये है सबसेट दुनिया के सारे सेट्स का। मतलब मैं कोई भी सेट ले लूं, उसका जो डेफिनेटली सबसेट होगा वो नल सेट तो हो गई होगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सिमिलरली एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, दैट कोई भी सेट खुद का तो सबसेट होता ही है। आई होप ये भी बात आपको पता है, क्योंकि उसमें उस सेट के सारे ही एलिमेंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली वो सेट तो खुद का सबसेट होता है। ये प्रॉपर सबसेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दैट इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये जब हम कहेंगे जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ए जो है वो फाई नहीं है, इन दैट केस आई विल से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उस केस में ये प्रॉपर्टी करेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इफ एस इज एनी सेट देन द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एस। If S is any set, then set of all the subsets of S is called the power set. So did you understand what is power set? Power set मतलब for example अगर मेरे पास एक सेट है S और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं let's say 1, 2, तो इसके सारे सबसेट्स, अब इसके सारे सबसेट्स क्या बन सकते हैं स्टूडेंट्स? एक सबसेट क्या बन सकता है? 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक सबसेट क्या बन सकता है स्टूडेंट्स? 2। एक सबसेट क्या बन सकता है स्टूडेंट्स? लेट्स से 1, 2, राइट। और एक सबसेट क्या बन सकता है स्टूडेंट्स? एक सबसेट 5 भी तो बनता है। आई होप अंडरस्टैंड। 5 तो दुनिया के सारे सेट्स का सबसेट है, क्योंकि 5 में कुछ नहीं है, तो हर सेट में कुछ नहीं तो होता ही है ना। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एस के जो सारे सबसेट्स बनेंगे, S1, S2, S3, S4, इन चारों सेट्स का एक सेट में बनाऊं, मतलब एक ओवरऑल फाइनल सेट बनाऊं जो कंटेन करता है 1, 2, 1, 2, 5। तो इन चारों सेट्स का जो कंबाइंड यूनियन होगा दैट इज कॉल्ड द पावर सेट। आई होप आपको ये परिभाषा याद रहेगी। पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। ऑब्वियसली वो नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि उसमें एटलीस्ट 5 तो हो गई होगा। 5 को मैं एक एज अ सेट डिफाइन करूंगा, है ना। दूसरी बात, अगर ए के अंदर n एलिमेंट है तो पावर सेट जो ए का होगा उसके अंदर टू द पावर n एलिमेंट्स होंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? देखो तुम यहां पे सोचो, एस के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 2। तो एस के पावर सेट में कितने एलिमेंट आए? 1, 2, 3, 4। तो ओवरऑल यहां पे 2 थे, तो 2 की पावर 2। ये 2 और 2 में कंफ्यूज मत होना। मान लो जैसे अगर एक सेट होता एस, लेट्स से कुछ भी ले लेते क्यू, है ना, और अगर क्यू सेट के अंदर एलिमेंट्स होते 3, लेट्स से 1, 2, 3, तो क्यू सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो मैं कहता कि सर क्यू सेट के पावर सेट में 2 की पावर 3, क्योंकि क्यू में कितने एलिमेंट्स है? 3, तो क्यू के पावर सेट में भी 3 एलिमेंट्स होंगे। बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। आगे वो कह रहे हैं द सेट फाई इज नॉट अ नल सेट, इट इज अ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, दैट्स फाई। नाउ दैट्स अ डिफरेंट थिंग। It contains null. It is not a null set. Null set means completely nothing, absolutely empty, absolutely void. It has nothing in it. That is called a void set, a null set. But this contains an element, phi. मतलब अभी जब हमने डिफाइन किया पावर सेट में, तो हमने इससे भी एक सेट कंसीडर किया और इससे भी एक एलिमेंट की तरह कंसीडर किया, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट phi इज नॉट अ नल सेट। इसके अलावा whenever we have to show that A and B are equal, that is A is the subset of B and B is the subset of A. Again, this is incorrectly written. B should be the subset of A. आई होप ये परिभाषा जस्ट अभी 2 स्लाइड पहले हमने डिस्कस की थी, जब मैं कहना चाह रहा था कि अगर 2 सेट्स इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेम होने चाहिए, और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब ए बी का सबसेट हो एंड बी भी ए का सबसेट हो। क्या ये प्रॉपर्टी आपको याद है? जल्दी से आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इफ ए सेट हैज m एलिमेंट्स देन द नंबर m is called the cardinal number of set A। बड़ी बेसिक सी बात है, अगर सेट A के अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेट्स से m,
So m is the cardinal number of set A. Apart from that, it is denoted by NA, यानी कि अगर मुझसे कोई पूछे, let's say एक सेट है A और A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं let's say 4, है ना, ये लिखा है 6, तो ऐसे कुछ 4 एलिमेंट्स हैं, तो मुझसे कोई पूछे कि A के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो A के एलिमेंट्स को मैं NA से डिनोट करूंगा. दिस N साइन डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A. और इसे हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? 4. ऑब्वियसली कार्डिनल मतलब यहाँ पे इस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. आई होप ये बारीकियां, ये बेसिक सी बातें आपको पता हैं और समझ आ रही हैं. जल्दी से आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम इज अनदर रिप्रेजेंटेशन, हमारा ग्राफिकल, हमारा इमेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन सेट्स का. वो क्या कह रहे हैं क्लास? अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स इज कॉल्ड वेन यूलर डायग्राम or Venn diagram. In Venn diagram, the universal set is represented by a rectangular. So this universal set is represented by a rectangle shape or rectangular shape. And अगर उसके अंदर अलग अलग सेट्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, तो उन्हें हम सर्कल से डिनोट करते हैं. तो इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, मान लो सेट बी आता है यहाँ पर, मान लो यहाँ पे एक और सेट सी आ रहा होता, तो ये सारे सेट ऑब्वियसली थोड़ा सा इलिप्टिकल बन गया है, बट आई होप यू गॉट माई पॉइंट. माई पॉइंट इज ये सारे जो सबसेट्स हैं, जो हमारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे, ये सारे सबसेट्स हम सर्कल से डिनोट करते हैं. आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑपरेशंस ऑन सेट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी अलग जब चीजें जो होती हैं, दीज आर कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन सेट. यानी कि अगर मैं यहां डिस्कस करूं, यूनियन मतलब क्या? अगर सेट ए और सेट बी है, तो सेट ए और बी का यूनियन क्या होगा? दोनों के सारे एलिमेंट्स उठा लीजिए सर, मतलब कुछ भी मत छोड़िए, और अगर कुछ कॉमन है तो उसे एक ही बार काउंट करिए. इसीलिए एक फॉर्मूला बनाएं. कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स? जल्दी से याद करो. क्या हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है? दैट ए यूनियन बी इज सेट ए प्लस सेट बी माइनस सेट ए इंटरसेक्शन बी. ऑब्वियसली यहाँ पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगाते हो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब आप कहते हो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. दैट फॉर्मूला वो वहीं से आता है, इन्हीं बेसिक फॉर्मूले से. क्या आपको इंटरसेक्शन के बारे में पता है? इंटरसेक्शन मतलब क्या स्टूडेंट्स? सेट ए और सेट बी का कॉमन पार्ट. सेट ए और सेट बी में जो भी एलिमेंट्स कॉमन है, ये कॉमन पार्ट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी. आई होप आपको पता है 40 डेज क्रैश कोर्स प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन से. All the 40 days, everything at Magnet Brains IIT JEE is free of cost. तो इन 40 डेज में हम इंश्योर करने वाले हैं कि आपके सारे लेक्चर्स, एवरीथिंग गेट्स कवर्ड. पूरा मैथमेटिक्स वाला मॉड्यूल जो मैं देख रहा हूँ दीपेंद्र, आपकी सारी चीजें कवर करने वाला हूँ. हम थ्योरी, MCQs यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू हर चैप्टर को इंश्योर करेंगे कि बहुत डिटेल में पढ़ाया जाए और आपको बहुत अच्छे से समझ आए. तो एक फाइनल रिवीजन, एक फाइनल टच आपकी तैयारी को देना चाह रहे हैं, ताकि आप जो जेईई मेंस की एग्जाम देने वाले हैं, ये फाइनली बहुत अच्छे तरीके से आप देकर आए और एक बेहतरीन सा स्कोर, एक बेहतरीन सी रैंक आप लेकर आए. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट आर वी टोल्ड? ऑपरेशंस ऑन सेट्स. तो अगर वो कह रहा है कि सर ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं वो फाई आता है. ए और बी का सर इंटरसेक्शन निकालना और फाई आना, इसका क्या मतलब है सर इसका मतलब है कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, और अगर सेट ए और बी के बीच कुछ कॉमन ही नहीं है, अगर सेट ए और सेट बी के बीच कुछ कॉमन ही नहीं है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? सेट ए एंड सेट बी का जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी फाई. एंड इफ दैट्स फाई, इस केस में ए और बी को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स. क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स. तो अगर मुझसे कोई कह रहा है लेट यू बी एन यूनिवर्सल सेट एंड ए बी अ सेट सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ यू. अब हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाने वाले हैं क्लास. देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अगर यू हमारा यूनिवर्सल सेट था, पूरा कॉम्बिनेशन कंप्लीट, ये जो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है दैट्स योर यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर ये जो छोटा वाला सर्कल दिया गया है दैट्स ए, दैट्स द सेट ए. तो अगर कोई पूछे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर का हिस्सा लेकिन सेट ए के बाहर का हिस्सा. आई रिपीट, यूनिवर्सल सेट के अंदर का हिस्सा लेकिन सेट ए के बाहर का हिस्सा. दिस रीजन, ये जो लाइंस के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है, ये रीजन कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को डिनोट करने की काफी सारी तरीके, जैसे कुछ बुक्स कहती हैं ए डैश, कहीं पे आपको ए बार दिखेगा और कहीं पे वो लिख देता है ए का कॉम्प्लीमेंट. सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ डिनोटिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है. वो यही कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इज कॉल्ड ए डैश और ए सी और ए बार, और यू माइनस ए ऑब्वियसली पूरा यूनिवर्सल सेट, उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो एलिमेंट्स बच जाएंगे दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. Did you all get this point online students? आगे चलेंगे बहुत जल्दी से. फिर वो कह रहा है it is defined as the set of all those elements in U which are not in A. That's exactly the meaning of complement is U minus A. So all the elements of U but not A, excluding the elements of A. मतलब A के सारे elements हटा दीजिए but U के सारे रखिए. ऐसे set को हम कहते हैं complement of A. मतलब A के बाहर का हिस्सा लेकिन यूनिवर्सल के अंदर ये रखेगा. So that is what is called the complement of A. आगे क्या कह रहे हैं क्लास?
ऑपरेशंस ऑफ सेट जैसे इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट होता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा ऑपरेशन है डिफरेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात। जब अभी जस्ट मैंने लिखा u माइनस ए, तो देखो आपको याद होगा u माइनस ए का मतलब क्या था। u माइनस ए का मतलब था सर कि सर आपने सारे u के एलिमेंट्स ले लिए थे, सर आपने सारे u के एलिमेंट्स ले लिए थे, लेकिन a के एलिमेंट्स हटा दिए थे। तो मैं क्या कह रहा हूं सर, पूरा u ये रहा सर, ये रहा पूरा u, और पूरा a कौन सा होगा स्टूडेंट्स, सर ये जो बच रहा है, ये जो सर्कल के अंदर का पार्ट है, ये है a। तो इस पूरे येलो रीजन्स में अगर आप ग्रीन पार्ट हटा दें तो कौन सा रीजन बचेगा स्टूडेंट्स, ये जो मैं व्हाइट लाइन से शो कर रहा हूं, ये जो मैं व्हाइट लाइन से शो कर रहा हूं। सो दिस रीजन इज कॉल्ड, ऑब्वियसली ये पूरा यूनिवर्सल, उसमें से अगर मैं ग्रीन हटा दूं तो दिस इज कॉल्ड u माइनस ए। सो u माइनस ए मतलब ये सारी व्हाइट लाइन्स के थ्रू जो मैं बता रहा हूं। सो माइनस का मतलब क्या है, द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सर एक सेट में से दूसरे सेट के साथ जो कॉमन वाला पार्ट है वो हटा दो, तो जो फर्स्ट सेट के बचे हुए एलिमेंट्स बच जाते हैं, दे आर कॉल्ड द डिफरेंस u माइनस ए। एंड डिड यू रियलाइज u माइनस ए और a माइनस यू अलग अलग बातें होंगी? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? बहुत जल्दी से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो द डिफरेंस a माइनस बी, द डिफरेंस a माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a which does not belong to b। बड़ी बेसिक सी बात क्लास, अगर a माइनस बी पूछ रहा है तो a माइनस बी मतलब क्या, ये रहा a, ये रहा b, तो सेट a के सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग द एलिमेंट्स विच आर कॉमन विद b, मतलब a के वो एलिमेंट्स में हटा दूंगा जो b के साथ कॉमन है, इसके अलावा मैं a के सारे बचे एलिमेंट्स ले लूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस सेक्शन को आप एक और चीज से डिनोट करते हैं विच इज कॉल्ड ओनली a। मतलब अगर कोई पूछता कि ओनली a क्या है तो उसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हो a माइनस बी, और उसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली हमारी ये फॉर्म में क्या लिखी हुई है, all the elements of x which are belong to a, which belong to a but they don't belong to b। So that's how you define this particular thing। Similarly, do you realize कि b minus a एक अलग बात होगी? अरे a minus b अलग है, b minus a अलग है। Obviously सर अलग होगा। क्यों अलग होगा? कि जब आप b minus a कर रहे हैं, जब आप b minus a कर रहे हैं तो आप b के सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं और b और a के एलिमेंट्स जो कॉमन है उन्हें एक्सक्लूड कर रहे हैं, उन्हें हटा रहे हैं। तो b माइनस ए और a माइनस बी इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या आपको ये डेफिनेशन समझ आई स्टूडेंट्स? और अगर इतना क्लियर हो रहा है तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशंस ऑफ सेट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी टर्मिनोलॉजी आती है जिसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। नाउ सिमेट्रिक डिफरेंस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द डिफरेंस टर्मिनोलॉजी। तो अगर a माइनस बी और b माइनस ए, हमारे पास दो चीजें आई हैं और उनका अगर मैं यूनियन ले लूं, सो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस को आप विजुअली समझना चाहते हैं, सो दिस इज हाउ सिमेट्रिक डिफरेंस इज डिनोटेड। ऑब्वियसली a माइनस बी क्या था सर a माइनस बी था ओनली a, डू यू रिमेंबर दैट? और सर b माइनस ए क्या था? सर b माइनस ए था ओनली b। सो कैन यू रिकॉल दिस? अगर a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन करेंगे, मतलब ओनली a एंड ओनली b का यूनियन लेंगे, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट आर वी गिवन इन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। सो सेट्स पर यूनियन, इंटरसेक्शन और इनको लेकर अलग अलग से लॉज लगाए जा सकते हैं। जैसे डिफरेंस में आपने देखा a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं सर? जल्दी से समझेंगे, बहुत ध्यान से। अगर a, b एंड c आर एनी थ्री सेट्स, तो सबसे पहली बात तो आइडेंटिटी क्लॉज। आइडेंटिटी क्लॉज मतलब अगर a का a के साथ यूनियन लेंगे तो a ही आएगा। अरे सर ए में वही एलिमेंट है, इसमें भी वही एलिमेंट है, बेसिकली ये वही सेट है, तो इसका और इसका यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली सेट की डेफिनेशन क्या है कि सेट में हर एलिमेंट यूनिक होता है, सेट का हर एलिमेंट यूनिकली डिफाइंड होता है, तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता है, इसलिए ए यूनियन ए इज गोइंग टू बी ए। मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरा फोकस है जल्दी से थ्योरी कवर करवा के आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाना। तो हम थ्योरी एक ही गो में कवर करेंगे, फाइनली पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि हम जल्दी से सारे क्वेश्चंस शुरू कर पाएं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्या आपको रियलाइज हो रहा है दैट ए इंटरसेक्शन ए भी तो ए ही होगा, क्योंकि ए का ए के साथ कौन सा हिस्सा कॉमन है? सर उसी के साथ उसी को अगर देखोगे तो पूरा ही कॉमन होगा ना। मतलब अगर मैं खुद के सामने मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं खुद को लेकर और मैं पूछूं कि मेरे इस इमेज में और मेरी मिरर इमेज में क्या डिफरेंस है, इट्स परफेक्टली सेम। सो ए का ए के साथ इंटरसेक्शन इज गोइंग टू बी ए। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी लॉ? आई होप आपको इंपॉर्टेंट लॉ समझ आया। आइडेंटिटी लॉज आर लाइक अगर ए का फाई के साथ, मतलब ए का किसी भी नहीं के साथ, कुछ भी नहीं के साथ अगर यूनियन लेंगे तो ए ही आएगा। मतलब ए को जीरो ऐड कर दिया तो ए ही रहेगा ना, ऐसी बात है। सिमिलरली अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे, सर इसका क्या मतलब होता है? ये बड़ी बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप सेट थ्योरी के अंदर चीजें इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप फॉर्मूला विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, हमेशा रिलाई ऑन वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम इतनी शानदार चीज है कि ये काफी सारे क्वेश्चंस आपके चुटकियों में सॉल्व करवा देगा। जैसे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसका क्या मतलब है, तो आप क्या करो, आप पहले तो फटाफट यूनिवर्सल सेट बना लो, इसके बाद आप क्या करो, आप हमारा
ये सेट बना लो। अब मैं फाइनली क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सर ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है, तो अगर मैं ए का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन लेता हूँ, नाउ व्हाट्स ए, सर ए इज दिस सेट एंड व्हाट इज यूनिवर्सल स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट इज दिस होल सेट, कौन सा वाला, ये वाला। तो अगर मैं इस ग्रीन और इस ऑरेंज का कॉमन पार्ट निकालूं तो क्या आपको दिख रहा है, सर ग्रीन और ऑरेंज का जो कॉमन पार्ट है वो यही है। Did you all see that? That means अगर A का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए, अगर A का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए, so that is going to be the set A. Why set A? Because set A is already a subset of the universal set. Do you all understand that? Sir, A set जो है वो यूनिवर्सल का सबसेट ही तो है। तो अगर किसी सबसेट को उसके बड़े सेट के साथ आप कॉमन लेंगे तो वो डेफिनेटली छोटा वाला सेट ही तो आएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अगर ये यूनियन यहां लगा है, इंटरसेक्शन यहां लगा है, तो आप इस यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वो क्या कह रहा है, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है तो आप लिख सकते हो ए यूनियन बी, देन कॉमन इंटरसेक्शन एंड देन ए इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली अगर ये ऐसा लिखा होता ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ऐसा जरूरी नहीं कि बी और सी का आप यूनियन पहले लें। आप ऐसा कर सकते हो कि आप पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें, देन आप बीच में क्या लगा दें, यूनियन, और फिर आप ए और सी का इंटरसेक्शन ले लें। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? ये इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे लॉस कैसे काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जल्दी से डिस्कस करेंगे, समथिंग वेरी क्रूशियल, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड द डी मॉर्गन्स लॉस, और ये बहुत जरूरी है एटलीस्ट आईडीजे मीन्स और एडवांस के परस्पेक्टिव से। तो इसे बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल में समझिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है क्लास में। इसे कैसे याद रखता हूं, मैं कहता हूं कि जब मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, डू यू रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट? क्या आपको याद है कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट के अंदर बट इस सेट के बाहर। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ए और बी का यूनियन लेकर एक ओवरऑल इस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहा हूं, सो डी मॉर्गन सेड कि सर इसके बजाय आपके पास एक और तरीका है, जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहे हैं तो उसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जब ए और बी के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहे हैं तो उसे ए डैश यूनियन बी डैश भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, they are not very crucial. Similarly there is associative law. Associative law का मतलब है कि A union B union C को आप A union B union C भी लिख सकते हैं, मतलब brackets doesn't matter, brackets don't matter here in this scenario. The same is true for the intersection as well. Not just that, ये laws commutative भी होते हैं, मतलब union और intersection पे commutative laws भी apply होते हैं। मतलब सर आप या तो A और B का union ले लें या B और A, दोनों सेम है। अगर आप A और B का intersection ले लें या B और A का intersection, दोनों सेम है। सर A और B का symmetric difference B और A के symmetric difference के इक्वल है, बट इट डज नॉट मीन कि A माइनस बी और B माइनस ए बी इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। बस इतना सा जरूरी है कि A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस B और A के सिमेट्रिक डिफरेंस के इक्वल होगा। टेक्निकली होगा ना, आप समझो ओनली A ओनली B और यहाँ ओनली B ओनली A, तो ये की तो बात है। डिड यू गेट माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इनको आप समझ सकते हैं खुद से वेन डायग्राम के थ्रू। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दी फॉर्मूला इन डिटेल। जो सबसे जरूरी, सबसे क्रूशियल फॉर्मूला है जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए वो ये कि हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं। ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये सबसे क्रूशियल फॉर्मूला जिसे दो सेट पे लिखा जाता है। क्या आपको तीन सेट वाला फॉर्मूला याद है? अगर मुझसे कोई पूछे, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर मुझे तीन सेट्स पे पूछ लिया जाए तो इस क्वेश्चन को, इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं? इसी फॉर्मूले का एक्सटेंशन है, ध्यान से समझिएगा। इट इज रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in C intersection A plus number of elements in A intersection B इंटरसेक्शन सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये बहुत काम आपके आने वाला है इस एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। देयर आर सम मोर फॉर्मूले, नो मोर प्रॉपर्टीज, इतनी ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी इन्हें एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ व्हाट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। वो क्या कह रहा है? लेट A and B be any two non-empty sets, then the Cartesian product A cross B, then the Cartesian product A cross B is defined as set of all ordered pairs. तो A और B के जितने भी, मतलब A और B के जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, मतलब A के एलिमेंट्स के B के एलिमेंट्स के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब A सेट के सारे एलिमेंट के B सेट के सारे एलिमेंट के जितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जितनी भी पेयर वाइज मैपिंग कर सकते हो, कितने भी मैचिंग बना सकते हो, वो सारी पॉसिबल मैपिंग्स, वो सारे पॉसिबल पेयर्स आर कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। नाउ
बड़ी टेक्निकल सी डेफिनेशन उन्होंने दी है, बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। आई थिंक आप वेन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। जो मेजरली क्रूशियल पार्ट आपको याद रखना है वो ये है, बड़ा स्टूडेंट सिंपल सा, दैट अगर ये एक मेरे पास एक सेट है और ये सेट बी है ना, और सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लो सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। सेट ए के अंदर लेट्स से एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं लेट्स से 1 2 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप लिखना चाहें ए क्रॉस बी, अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी लिखना चाहें, सो दैट इज डिनोटेड बाय ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग बी के सारे एलिमेंट्स के साथ। यानी आप पहले ए की मैपिंग करिए, आप ए की मैपिंग करेंगे 1 2 एंड 3 के साथ। सिमिलरली आप बी के एलिमेंट्स की मैपिंग करेंगे 1 2 एंड 3 के साथ। दैट्स कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के साथ और बी के सारे एलिमेंट्स ए के साथ। कैसे, ये एक और बात आपको समझ आ रही है कि ए क्रॉस बी होगा a, 1 a, 2 a, 3 b, 1 b, 2 b, 3, लेकिन अगर आप b क्रॉस a निकालते हैं तो वो सेम हो, ये बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। वो भी सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान से देखिए, रिलेशंस के बारे में पढ़िए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली एवरीवन। आई होप आपने रिलेशंस को समझा, रिलेशन की प्रॉपर्टीज को देखा। जल्दी से रिलेशन की प्रॉपर्टी वो क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स है देन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कुछ मतलब नहीं है, मतलब इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं भी जाओगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सर एक सेट ए है, एक सेट बी है, सेट ए के कुछ एलिमेंट्स को सेट बी के कुछ एलिमेंट्स के साथ अगर मैप कर दिया जाए कुछ कुछ तरीकों से, कोई रूल अप्लाई करके, सो दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी देखा था ना स्टूडेंट्स, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ उठा लूं कुछ हटा दूं, कुछ हटा लूं कुछ उठा दूं का मतलब होता है, मान लो ये ग्रीन लाइंस अभी है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लो ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो मैं कह रहा हूं सर ए की 1 से मैपिंग कर दी, ए की 3 से मैपिंग कर दी और बी की 2 से मैपिंग कर दी। मतलब मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला a, 1 और मैंने क्या निकाल लिया सर b, 2 और मैंने एक और एलिमेंट निकाला था a, 3। तो अगर ये जो 3 एलिमेंट्स हमने निकाले हैं, ये जो 3 एलिमेंट्स निकाले हैं, दिस कैन बी कॉल्ड वन ऑफ द रिलेशंस। वन ऑफ द रिलेशंस मतलब ए के बी से बहुत सारे रिलेशन हम बना सकते हैं। कितने, आई विल टेल यू, उसका नंबर भी बड़ा आसान सा है, आप खुद आसानी से क्रैक कर सकते हैं। परिभाषा ये थी सर कि अगर ए के बी के साथ जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में अलग अलग पेयरिंग्स बन रही थी उनमें से कुछ अगर मैं एलिमेंट्स उठा लूं, अगर एक सबसेट में ले लूं, सो दैट इज कॉल्ड द रिलेशन, वन ऑफ द रिलेशंस। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे आप रिलेशंस बना सकते हो। बट बाय द वे इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे अलग अलग रिलेशंस बना सकते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है क्लास, जब आपने ए क्रॉस बी निकाला तो उसने डेफिनेशन क्या बताई, उसने डेफिनेशन बताई सर कि ए क्रॉस बी का मतलब, मान लो अगर सेट ए के अंदर स्टूडेंट्स 2 एलिमेंट हैं और अगर सेट बी के अंदर लेट्स से 3 एलिमेंट्स हैं, तो जब सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट्स थे और सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, तो ए क्रॉस बी के अंदर आप हमेशा याद रखेंगे, ए क्रॉस बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब कोई पूछे कि ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो मैं हमेशा कहूंगा सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी अगर यहाँ पे कोई मुझसे पूछता कि सर ओवरऑल ए क्रॉस बी बना था, जो ग्रीन आपने कनेक्शंस बनाए थे कितने बनेंगे, सो दैट विल बी 2 × 3 दैट 6। आप खुद सोचो ना, A1 A2 A3 3 एलिमेंट्स, B1 B2 B3 3 एलिमेंट्स, तो ओवरऑल कितने एलिमेंट्स बनेंगे स्टूडेंट्स, देयर विल बी टोटल 6 एलिमेंट्स। नाउ पॉइंट इज कि अगर एक सेट जो आ रहा है, सेट क्या आ रहा है क्लास, सेट आ रहा है ए क्रॉस बी, इसके अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स कितने स्टूडेंट्स, ये 6 एलिमेंट्स हैं, और ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट उठा लिया जाए तो वो सबसेट क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सबसेट होता है रिलेशन। मतलब अगर ए से बी के साथ मुझे कोई भी एक रिलेशन डिफाइन करना है तो टोटल पॉसिबल रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं क्लास, सर ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे और ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होंगे, क्या आपको याद आ रहा है कि सर ए क्रॉस बी के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। अगर ए क्रॉस बी के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स, क्या आपको याद आ रहा है, ए क्रॉस बी का सबसेट स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं ए क्रॉस बी का पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट वो सेट होता है जो सारे सबसेट्स को अपने अंदर कंटेन करता है। तो अगर पावर सेट का नंबर कोई पूछे, मतलब सर पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैं कहूंगा कि सर पावर सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स है 6 ए क्रॉस बी में, तो होगा आंसर 2 to the power 6। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ए से बी के टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालू कि टोटल कितने सारे रिलेशंस बन सकते हैं, तो सर टोटल 2 to the power 6 यूनिक रिलेशंस आप बना सकते हो। डिड यू गेट दिस डेफिनेशन स्टूडेंट्स, यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि सर ये जो पहली टर्म्स होती हैं, इन्हें कहा जाता है डोमेन, और ये जो दूसरी टर्म्स होती हैं उन्हें कहा जाता है रेंज। क्या आपको ये बात समझ आई, अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो हम कहते हैं ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर एंड वी राइट इट एज ए आर बी। आई होप ये बेसिक सी बातें आपने अभी तक सारी अच्छे से डिटेल में पढ़ी हैं, इन्हीं को हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं इस 40 डे प्रोग्राम के अंदर। दूसरी बात, डोमेन ऑफ ए मतलब क्या, देखो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था, मान लो ये एक रिलेशन था, राइट। अगर एक रिलेशन था तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या थे, A1 B2 A3। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये A, ये B और ये A,
ऑब्वियसली ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो ए और बी ये जो एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड द डोमेन। और रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स? 1 2 3। तो जो दूसरे वाले जो 3 एलिमेंट्स हमारे पास आए, दे आर कॉल्ड द रेंज ऑफ द सेट। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगर रिलेशंस के बारे में समझ आया, तो रिलेशन के बारे में बोल रहा है टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है अगर ए कॉमा ए जैसा कोई पेयर एग्जिस्ट करता है। मतलब आपके पास क्या है सर, आपके पास एक सेट तो ये और एक सेट ये, अगर इसकी मैपिंग 1 की 1 से, 2 की 2 से और लेट्स से 3 की 3 से, अगर आपकी ऐसी मैपिंग्स एग्जिस्ट करती हैं तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नॉट जस्ट दैट, अगर सर आपकी 1 से 2 की मैपिंग है और 2 से 1 की मैपिंग है, मतलब आपके पास एक पेयर एग्जिस्ट करता है 1 से 2 का, और सर एक और पेयर एग्जिस्ट करता है 2 से 1 का, मतलब अगर ए से बी जा रहे हो और बी से ए भी आ रहे हो, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स सिमेट्रिक। आई होप आप ये बातें याद रखेंगे। तीसरी सबसे जरूरी बात, एक रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है? एक रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन तब होता है सर जब ए से बी और बी से सी पर जा रहे हो तो ए से सी पे भी जाना चाहिए। इसका मतलब स्टूडेंट्स बड़ी बेसिक सी बात है। बड़ी बेसिक सी क्या बात है? अगर आप 1 से 3 पे जा रहे हो और 3 से 5 पे जा रहे हो, मतलब 1 से 3 की मैपिंग है, 3 से 5 की मैपिंग है, तो सर 1 3 को लीड कर रहे हो, 3 5 को लीड कर रहा है, तो क्या 1 भी डायरेक्टली 5 को लीड कर रहा है? अगर ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है, कैसा पेयर एग्जिस्ट करता है कि सर 1 से 3 पे जा सकते हो, 3 से 5 पे जा सकते हो, तो 1 से 3 गए, 3 से 5 पे गए, तो क्या आप 1 से 5 पर जा पा रहे हो? अगर ऐसा कोई रिलेशन, ऐसा कोई पेयर, ऐसा कोई सिनेरियो, ऐसे सारे सिनेरियोज अगर इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अगली सबसे जरूरी बात, एक रिलेशन जो होता है उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं अगर उसमें सारे कैसे मौजूद हों, सिर्फ ए कॉमा है। देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? 1,1, 2,2, 3,3, ये ए कॉमा है, पर रिफ्लेक्सिव में और भी पेयर्स हो सकते हैं। बट अगर किसी रिलेशन में सिर्फ ऐसे ही पेयर से, मतलब सेम का सेम से, सेम का सेम से मैपिंग, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आर इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव। आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज पता है, अभी जस्ट हमने डिस्कस की। अगली चीज डिस्कस करेंगे क्लास, व्हाट इज एन इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब कुछ नहीं, डोमेन को रेंज से और रेंज को डोमेन से चेंज कर दो। अभी फिलहाल के लिए आपके लिए इतनी डेफिनेशन काफी है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द इनवर्स ऑफ आर, inverse of R is denoted by R inverse and it is defined by कि सर B comma A. B comma A means A comma B belongs to the relation R, then B comma A means R का, इस R रिलेशन की जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, और जो R का डोमेन था वो क्या बन जाएगा? रेंज। दैट इज कॉल्ड R इनवर्स। जैसे कि थोड़ी जल्दी से सोचो, R एक सेट है जिसके अंदर कुछ पेयर्स हैं, जैसे 1,3, राइट, जैसे एक है 5,7 और एक है लेट्स से 9,11, ये 3 पेयर्स हैं। सो दैट्स द रिलेशन R। तो आप R इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? R इनवर्स आप कहेंगे, दैट्स R इनवर्स बाय द वे, दैट्स R इनवर्स। सो R इनवर्स आप डिफाइन करेंगे इन 3 1 7 5 एंड 11 9। तो आप इसे लिख देंगे क्या? आप इसे लिखेंगे 3 1, नेक्स्ट पेयर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 7 5, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? 11,9। सो दैट्स द इनवर्स ऑफ R, मतलब डोमेन को रेंज से, रेंज को डोमेन से। दैट्स ऑल व्हाट यू डू इन रिलेशंस और रिलेशन के इनवर्स में। अगली प्रॉपर्टी, अगली बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी लिखी है क्लास, फटाफट पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं, जरूरी हुआ तो जरूर डिस्कस करेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। तो अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशंस का इंटरसेक्शन निकालें तो वो भी इक्विवेलेंस होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज नॉट नेसेसरीली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन आपके पास है, मतलब जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं, तो अगर ऐसे दो अलग अलग रिलेशंस का हम इंटरसेक्शन ले लें, हम यूनियन ले लें, तो वो भी इक्विवेलेंस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगली बात, इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट A, देन R इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A। यानी सर मान लो अगर एक सेट, अगर एक रिलेशन, अगर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी 3 प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स। डायरेक्टली इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड जेईई मेंस क्वेश्चंस पूछ सकता है, इन्हीं पर बेस्ड। तो इन प्रॉपर्टीज को नोट डाउन जरूर करिएगा और इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। नाउ व्हाट इज कंपोजिट ऑफ रिलेशन, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस? कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बड़ी बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स। वो ये कह रहा है, लेट R and S be two relations from set A to set B and set B to set C respectively, then we can define a relation S of R from A to C such that, हमने क्या किया? हमने S से R पे डिफाइन किया, कैसे? such that A, C, A, C मतलब सर A से B पे जा रहे थे और B से C पे जा रहे थे, तो A से C के सारे जो पेयर बना दोगे, that will be called S to R। मतलब डायरेक्टली ये कंपोजिट रिलेशन है S का R पर। मतलब एक रिलेशन था S यहाँ से यहाँ तक, एक रिलेशन R था यहाँ से यहाँ तक, उल्टा बोल दिया, I'm really sorry, ये आपका रिलेशन था R और ये रिलेशन था S। तो S of R, जिसे मैथमेटिकली हम लिखते हैं S of R,
इससे हम कहेंगे दैट दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सी। आई होप आपको ये बात समझ आई। बड़ी बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स, मैं और डिटेल में एक एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा। एक और बात आप याद रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि एस ऑफ आर और आर ऑफ एस इक्वल हो, मतलब एस का आर पर कंपोजिशन और आर का एस पर कंपोजिशन सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? आई होप आपको डिटेल में समझ आ रहा है। देखो एग्जाम्पल से वहीं के वहीं बता रहे हैं, हम जल्दी से इसे सीखेंगे और समझेंगे। वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? वो कह रहा है दैट अगर मान लो एस ओ आर के अंदर ए कॉमा सी है फॉर ऑल बी सच दैट ए कॉमा बी आर को बिलोंग करते थे और बी कॉमा सी एस को बिलोंग करते थे, तो ए कॉमा सी किसको बिलोंग करेंगे स्टूडेंट्स? ए कॉमा सी एस ऑफ आर को बिलोंग करेंगे। मैं एक और अलग तरीके से समझा देता हूं। मान लो ये है आर के अंदर बहुत सारे पेयर्स होंगे, बट आर के अंदर हम मान लेते हैं एक पेयर है। आर के अंदर एक पेयर मान लेते हैं, जैसे कि मान लो ए कॉमा बी है, दैट्स योर कर्ली ब्रैकेट। सो ए कॉमा बी एक ऐसा पेयर, मैं एक ही पेयर से बना दे रहा हूँ फटाफट समझाने के लिए, कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए। और इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट होता है, मान लो वो होता है बी कॉमा सी। ये एलिमेंट होता है बी कॉमा सी। डिड यू ऑल गेट दिस मच इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नाउ वो कह रहा है एस ऑफ आर। एस ऑफ आर क्या होगा क्लास? एस ऑफ आर। तो एस ऑफ आर उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? एस ऑफ आर इज कॉल्ड ए कॉमा सी, मतलब ए से सी पर जाना। मतलब आर का क्या ले लेना? आर को आप क्या बना दोगे स्टूडेंट्स? आर विल क्रिएट द डोमेन वाले सारे एलिमेंट्स, और एस जो होगा दैट विल क्रिएट द रेंज वाले सारे एलिमेंट्स। आई होप आपको ये बातें समझ आई। यानी आर जो हमारा सारा डोमेन बनाएगा, यानी सर ए से बी पे जा रहे थे आप और बी से सी पे जा रहे थे, तो एस ऑफ आर में आर विल बी द डोमेन, मतलब ये जो ए है ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डोमेन। और ए से आप कहाँ जा रहे थे? ए से आप बी और बी से सी पे जा रहे थे, तो बीच में जो कॉमन लिंक है वो कौन है? बी। जब इसका कंपोजिशन आप बनाएंगे आर और एस का, तो बीच में कॉमन लिंक है बी, मतलब यहाँ का बी यहाँ के बी को लीड कर रहा है। तो बेसिकली ए किसको लीड करेगा? सी को। अगर मैं इसका फाइनली कंपोजिट फंक्शंस लेता हूँ, आई होप यू कंपोजिट रिलेशन लेता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपोजिट फंक्शंस भी ऐसे बिहेव करते हैं और उन्हें भी ऐसे ही सोचा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट आर फंक्शंस और व्हाट इज मैपिंग, इसको और डिटेल में समझते हैं, जल्दी से देखिए। If A and B are two non-empty sets, then a rule F which associates A to a unique member Y which belongs to B is called a function of sums A to B। जल्दी से देखो क्लास, इसको मैं एक अलग तरीके से समझाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। देखो रिलेशन भी हो रहा था कि कोई भी कहीं से किसी से भी लिंक हो जा रहा था। रिलेशन में कोई भी कहीं से किसी भी तरीके से लिंक हो जा रहा था, देयर वाज नो कंस्ट्रेंट, देयर वाज नो कंडीशन, बट फंक्शंस कम विद देयर ओन डेफिनेशंस, फंक्शंस कम विद देयर और कंस्ट्रेंट्स। कैसे क्लास? जल्दी से देखो। मान लो यहाँ पर मैं एक और ऐसे दो हमारे सेट्स ले रहा हूँ, है ना। जल्दी से, अगर मैंने ये दो सेट्स लिए, दो सेट्स, अब इनमें फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। फंक्शन मतलब लेट्स से ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से क्या? ई एफ जी एच और लेट्स से आई। तो फंक्शन की पहली कंडीशन, फंक्शन मतलब रिलेशन कुछ भी हो सकता था, किसी को किसी से भी मैप कर दो, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो और उसका सबसेट ले लो, मतलब किसी को भी किसी से मैप कर दो, कुछ छोड़ दो, किसी एक की चार से मैपिंग कर दो, किसी एक की चार से करने के बाद या किन्हीं चार की किसी एक से मैपिंग कर दो, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना दो, कुछ भी सिनेरियो क्रिएट कर लो। वो जो सिनेरियोज अलग अलग होते हैं, वो जो अलग अलग पॉसिबल केसेस बनते हैं, ऑल दोज केसेस विल बी कॉल्ड द रिलेशन। बट मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग रिलेशंस। बट इस केस में जब फंक्शन की बात आती है तो फंक्शन के साथ एक कंस्ट्रेंट है स्टूडेंट्स, फंक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है क्लास? प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है कि पहली बात, जब आप किसी चीज़ को फंक्शन की तरह डिफाइन कर रहे हो, जब आप चाहते हो कि कोई चीज़ फंक्शन है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि सेट ए के, मतलब अगर मैं ए से बी फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि सर ए से बी में फंक्शन डिफाइंड है, तो ये जो सेट ए है दिस इज कॉल्ड द डोमेन सेट। ये जो सेट ए है दिस इज कॉल्ड द डोमेन सेट। और डोमेन सेट के सारे एलिमेंट्स की एक इमेज, मिनिमम एक इमेज या रादर यूनिक एक इमेज, मिनिमम वर्ड गलत होगा, एक यूनिक इमेज होना जरूरी है। मतलब इस सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होना जरूरी है। यानी मैं ये कहूंगा कि सर ए का ई से, बी का एफ से, सी का जी से, डी का एच से होना चाहिए। मतलब ये है कि डोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको पता है। और अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ तो मुझे क्या पता है सर? मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात एक और पता है कि ये जो सेट है दिस इज कॉल्ड द को डोमेन सेट। दिस इज कॉल्ड द को डोमेन सेट। मतलब इसके अंदर के कोई भी एलिमेंट खाली रहे चलेगा, उसको हम फिर रेंज से जस्टिफाई कर देंगे। बट फिलहाल बस ये मसला है कि इवन इसका कोई एलिमेंट किन्हीं दो एलिमेंट से भी लिंक्ड हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी है क्या, कि इसके
दो एलिमेंट किसी सेम एलिमेंट से लिंक नहीं हो सकते। मतलब मैं क्या नहीं हो सकता वो बता दे रहा हूँ क्लास। मान लो ए का ई से, बी का एफ से और सी का जी से बना दिया और डी खाली रह गया, नहीं ये गलत बात है, डी खाली नहीं रह सकता। दूसरी बात, सर ए को ई डिनोट कर सकता है, बी बी को डिनोट कर सकता है, चलेगा, दैट्स परफेक्टली एक्सेप्टेबल। बट क्या एक्सेप्टेबल नहीं है कि सर ए ई को भी मैप कर रहा है और ए एफ को भी मैप कर रहा है। मतलब इसके किसी एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या इसकी यूनिक इमेज है? नहीं, इसकी तो दो इमेज है सर, तो ये एक फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। कंडीशंस आपको समझ आई? कंडीशंस बड़ी आसान सी है स्टूडेंट्स। कंडीशन क्या है भाई? पहली कंडीशन कि ए और बी अगर दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन ए रूल एफ which associates x to a unique member of y, मतलब y b सेट को बिलोंग करता है, x a सेट को बिलोंग करता है। तो ऐसी चीज को हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, a to b, मतलब a जो है वो आपका डोमेन है और b जो है वो आपका को डोमेन है, राइट। सेट a is called the domain, सेट b is called the co-domain, ये बात हम पढ़ चुके हैं। A set consisting of all the f images of the element is called the range। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लो आपने फाइनली मैपिंग की, तो a f से मैप हो गया, b e से मैप हो गया, c b f से मैप हो गया और d है लेट्स से g से मैप हुआ। तो आपने क्या किया? आपने देखा पहली बात तो ये चारों की इमेजेस होनी चाहिए और यहाँ पे कितनी इमेजेस मिल रही है क्लास? सिर्फ 3 इमेज मिल रही है। मतलब कौन कौन खाली रह गए? H और I। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरा का पूरा E F G H I तो को डोमेन है, लेकिन रेंज जो होगी सर, वो रेंज सिर्फ इतनी सी होगी, वो रेंज सिर्फ इतनी सी होगी स्टूडेंट्स। कौन सी? E F G। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हमें मिले, ये 3 एलिमेंट जो हमें मिले, दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज की परिभाषा बड़ी सिंपल सी होगी स्टूडेंट्स कि वो सारे एलिमेंट्स को डोमेन सेट के जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है डोमेन सेट में, वो सारे एलिमेंट्स आर कॉल्ड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन? आगे बढ़ेंगे क्लास। फंक्शन और मैपिंग। A relation will be a function। एक रिलेशन एक फंक्शन होता है कब? वो होता है फंक्शन तब जब दो डिस्टिंक्ट और ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। बड़ी सिंपल सी बात है क्लास। एक रिलेशन में आप ये इंश्योर करिए फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें वायलेट ना हो, कि डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट यूनिक इमेज बना रहा है, मतलब वो एक से ज्यादा इमेज नहीं बना रहा है, डेफिनेटली इंश्योर होना चाहिए। दूसरी बात, डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली ना रह पाए। अगर डोमेन के एलिमेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली रह गया जिसकी इमेज मुझे वाई सेट में नहीं मिल रही है, मतलब उस तरफ नहीं मिल रही है, तो वापस वो फंक्शन की डेफिनेशन का वायलेशन होगा। मतलब रिलेशंस फंक्शंस बन सकते हैं डेफिनेटली। इसका मतलब है कि सारे फंक्शंस रिलेशंस होते हैं, बट सारे रिलेशंस फंक्शंस हो जरूरी नहीं है। मतलब रिलेशन एक सुपर सेट है, राइट, बड़ा सेट है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, वही बात जो मैंने कही उसने लिख दी है। द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसका मतलब है स्टूडेंट्स क्या बात कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। प्रॉपर्टी क्या है क्लास? कि लेट्स से ये सेट ए है, ये सेट है हमारा बी। पहली बात तो एक बात बताओ, किस पे एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं? सर किसी में भी हो सकते हैं, एडजस्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बी में कुछ खाली छूट जाएंगे चलेगा। वो ये कह रहा है नंबर ऑफ सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए से सेट बी में अगर एक फंक्शन डिफाइन किया जाए तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हैं तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और नंबर ऑफ सेट ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो हैं, और उसको नंबर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स ए पावर तक रेस करें, सो दिस विल गिव यू कि सर टोटल कितने अलग अलग तरह के सेट्स, कितने अलग अलग तरीके आप फंक्शंस बना सकते हो सेट ए से सेट बी में। ये नंबर वो है कि सर इतने अलग अलग तरीके के आप फंक्शंस बना सकते हो। बड़ी बेसिक सी बात है क्लास, इसको आप डिटेल में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ सकते हो, बट फिलहाल इसे सीधे एज अ प्रॉपर्टी याद रखो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो वन फंक्शन है इंजेक्टिव फंक्शन। बड़ी सिंपल सी बात होती है, अगर एक ही की मैपिंग एक से हो रही है, मतलब हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, तो ऐसे फंक्शन को हम वन कहते हैं। व्हाट इज मेथड 1? ये मेथड आप चेक कर सकते हैं, हम इनको क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एफ इज सेड टू बी अ मेनी वन फंक्शन। मेनी वन मतलब अगर किन्हीं दो मल्टीपल डोमेन सेट के एलिमेंट्स की या दो से ज्यादा एलिमेंट की रेंज सेट में एक ही इमेज हो, तो ये मेनी टू वन रिलेशन है, राइट। ऐसे रिलेशंस आर मेनी टू वन, राइट। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एफ इज सेड टू बी अ सर्जेक्टिव फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन ए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन ए, तो सर्जेक्टिव क्या होगा? जो हमारा वन होता है, वन को ही हम सर्जेक्टिव कहते हैं। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। वो एक और बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, सॉरी, इट इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव। आई एम रियली सॉरी, वन इज अ डिफरेंट स्टोरी। वन आर कॉल्ड इंजेक्टिव। ध्यान से देखिए वन को वो क्या कह रहा है, वन के लिए यहाँ पर डेफिनेशन है, आपने नोट डाउन की होगी या देखा होगा। Have they written it somewhere? No, they have not written it, but हम याद रखेंगे इसे जल्दी से। फिलहाल के लिए अगर हम सर्जेक्टिव फंक्शंस पढ़ रहे हैं, व्हाट आर सर्जेक्टिव? सर्जेक्टिव आर ऑन टू। ऑन टू का बड़ा सिंपल सा मतलब है क्लास कि जो रेंज वाला सेट है हमारा, जो को डोमेन वाला सेट है, अगर को डोमेन, सर ये जो को डोमेन है, अगर ये जो को डोमेन है अगर वो रेंज के इक्वल हो जाए, मतलब को डोमेन और रेंज अगर सेम हो जाए, तो उस केस में ऐसे सिनेरियो को हम कहते हैं एक ऐसा सेट, एक ऐसा फंक्शन जो कि है क्या भाई? सर्जेक्टिव या ऑन टू। मतलब अगर मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट होता B4 और B4 की कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं है, तो फिर ये ऑन टू नहीं होता, फिर ये इनटू होता।
मतलब ऑन टू बनाने के लिए क्या करना पड़ता, फिर B4 के लिए भी यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए था A4, जिसकी मैपिंग हम किससे कर देते, B4 से। सो इस तरह का सिनेरियो, मतलब इसके हर एलिमेंट के लिए एक इमेज यहाँ पे होनी चाहिए, एक प्री इमेज यहाँ पर होनी चाहिए, तब जाकर अगर इसका पूरा कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल हो जाए, मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली ना रहे जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, उस केस में हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं ऑन टू फंक्शन। आगे बढ़ेंगे क्लास, ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं, पूरी डेफिनेशन है, पूरी स्टेप है, घबराइए मत, क्वेश्चन के थ्रू हम इसको कंसोलिडेट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, मेथड टू चेक ऑन टू फंक्शन बड़ी सिंपल सी प्रोसेसेस हैं, डरने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जैसे कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस हमने देखा, देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब बड़ा सिंपल सा है क्लास, इसको ऐसे समझो, मैं एक अलग सिनेरियो अलग एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक केस है, केस क्या है, मान लो लिखा है एफ ऑफ एक्स क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर है ना, और जी ऑफ एक्स क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, लेट्स से ई टू द पावर एक्स। तो ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं। अब कंपोजिट फंक्शंस का मतलब होता है आप लिखना चाह रहे हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, आप क्या लिखना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जब आप f ऑफ g ऑफ x लिखना चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना, आप f तो ऐसा कैसा लिखा रहने दो, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, मैं एक तरीका सिखा दे रहा हूँ, और g ऑफ x को किससे रिप्लेस कर दो, e टू द पावर x से, तो जाएगा f ऑफ e टू द पावर x। अब सर f ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, सर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है f ऑफ x एक्स स्क्वायर होता है, मतलब अगर f ऑफ x लेता तो एक्स स्क्वायर होता, तो f ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, सर f ऑफ e टू द पावर x होगा e टू द पावर x का स्क्वायर, यस और नो। और आई होप आपको पता है, आप इसको इजीली वर्कआउट कर सकते हो। तो क्या आपको ये समझ आया कि कंपोजिट फंक्शंस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? आई बिलीव दिस वाज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। अभी तक हमने जो सब पढ़ा वो थी सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस की समरी, और अब हम शुरू करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, और जैसे ही हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सेक्शन खत्म करेंगे, हम कुछ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स समरी की। विल टेक अ ब्रेक, जल्दी से आप यहाँ तक सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिए, अगर कोई भी एक स्क्रीनशॉट या ये चीज़ें समझनी है तो जल्दी से समझ के रख लीजिए, और फिर हम शुरुआत करेंगे फाइनली हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले पार्ट की। जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। आई होप आपने कंपोजिट फंक्शंस को समझा, इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट है, और अब हमारा अगला पड़ाव, अगला सबसे जरूरी हिस्सा, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अब सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस स्किप करूंगा आपके लिए, आप प्रैक्टिस करेंगे, और इसी तरीके से हम तीसरे पड़ाव की तरफ जाएंगे जहां पर हम डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस। तो हम अब बीच में हैं इस सेशन के, जहां पर अब हम फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जरूरी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा सिंपल सा, बड़ा ईजी सा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है वो, फाइनली क्वेश्चन में बोल रहा है अगर Q एक सेट है, Q अगर एक सेट है, इस तरह के क्वेश्चंस आईटी जेईई मेंस पूछता रहता है। एडवांस में तो नहीं आएंगे इतने इजी क्वेश्चंस, बट हाँ मेंस में घुमा फिरा के इस तरह के कांसेप्ट्स को पूछ लिया जाता है, तो उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जल्दी से बढ़ेंगे क्लास। तो कह रहा है x जो है वो है एक 1/y की वैल्यू, तो वो चेक कर रहे हैं आपकी एबिलिटी कि आप सेट्स को रीड कर पाते हैं या नहीं। तो कह रहा है x जो है वो 1/y है, जहां पर y क्या है, y इज n। नाउ व्हाट इज n? n are all what? n are all natural numbers. Do you understand? So what are natural numbers? 1 2 3 4 5. So n हमारा सेट है सारे नेचुरल नंबर्स का, राइट? तो ये सारे नेचुरल नंबर्स, और वो कह रहा है कि y अगर एक नेचुरल नंबर है तो 1/y क्या हो सकता है? तो ऑब्वियसली 1/y विल बी रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब 1/y मतलब क्या, ये जो x है, x क्या होगा 1/y, एंड व्हाट इज y? y आर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो x जो होगा वो क्या होगा सर? x जो होगा वो सारे नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल होगा, मतलब वो क्या होगा सर? वो होगा 1, 1/2, 1/3, और ऐसी कहानी चलती चली जाएगी, राइट? अब वो क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, बड़ी अच्छा, ऑब्वियसली पहला एलिमेंट क्या होगा 1/1, तो मैंने 1/1 को 1 ही लिख दिया। आई होप आपको ये बात समझ आती है। अब वो क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इजी, बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन हमने शुरुआत की है। हम एक्चुअली चेक करना चाह रहे हैं कि आप सेट्स की डेफिनेशन समझ पाते हैं या नहीं। तो अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो क्या 0 इस क्यू सेट को बिलोंग करता है? आई थिंक कहीं भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं भी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इस सेट को बिलोंग करेगा इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी एक्चुअली होता ही नहीं है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, तो इन्फिनिटी नहीं होगा तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 नहीं हो सकता। तो ए सेट तो, मतलब ऑप्शन ए तो डेफिनेटली गलत है। अब जल्दी से समझते हैं क्या ऑप्शन बी हो सकता है। जल्दी से देखो स्टूडेंट्स, क्या ऑप्शन बी हो सकता है? जी हाँ, कि सर बेसिकली x क्या है? x तो मैंने x की वैल्यूज लिखी है, x जो है हमारा पूरा सेट है। x सेट क्या है भाई? x सेट हमारा q सेट है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं, एज्यूमिंग एंड बिलीविंग विद एन प्रिजम्पशन कि आपको ये सारी बातें या बेसिक्स पता है। और ये फाइनली 40 डेज क्रैश कोर्स में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस और पूरे चैप्टर्स की थ्योरी एक क्विक ग्लांस में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज आवर इंटेंट और मोटिव। और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आप सबको दिखा, ऑप्शन बी। आई होप यू आर रियलाइजिंग कि ऑप्शन सी और डी एनीवे नहीं हो सकते, क्योंकि अब 2 आने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि 2 का रेसिप्रोकल, मतलब मुझे अब सारे नेचुरल नंबर्स है ना, तो 2 कैसे मिलेगा? 2/3 नहीं मिलेगा। 2/3 इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 3/2 नहीं होता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करें, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। हम आगे बढ़ते हैं क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर इक्वल एंड ए इन यूनियन बी एंड ए यूनियन सी आर ऑल्सो इक्वल। क्लास हमेशा याद रखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बड़ी बेसिक सी और बड़ी ही सिंपल सी बात वो कह रहा है। वो कह रहा है क्या कि एक तो सर ये बात है कि हमें नहीं पता, बट हमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी और इंपॉर्टेंट सी बताई जा रही है कि सर ये ए और जो बी सेट हैं, ये ए और जो बी दो सेट हैं, मतलब ए और बी सेट का जो आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो वही ए और सी का इंटरसेक्शन है। मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए कि सी सेट कुछ ऐसा होता, मान लो थोड़ी देर के लिए सी सेट कुछ ऐसा होता, तो वो कह रहा है कि ए का जो बी के साथ कॉमन पार्ट है ना, वही ए का सी के साथ कॉमन पार्ट है। पर उसने एक और बात कह दी, उसने एक और बात क्या की सर कि सर ए और बी का जो यूनियन है वही ए और सी के यूनियन के साथ सेम है। देखो हमेशा मैंने कहा है कि जब भी सेट थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करे हो, बाय द वे ये प्रॉपर्टीज इन ऑपरेशन का एक क्वेश्चन, मतलब हम सारे कंसेप्ट्स को फटाफट रिवाइज कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि आपके ब्रेन में ये चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए, सारे फॉर्मूले सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रह जाए, ताकि वहां पर जब इन कंसेप्ट्स को आप अप्लाई करें तो जल्दी से आंसर्स ले आए। तो जब वो बोल रहा है कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर ए और बी का अगर मैं यूनियन लूं तो ए और बी का यूनियन क्या होगा? सर ये पूरा पार्ट, सर ये पूरा पार्ट। वो कह रहा है ये ए यूनियन सी के इक्वल है। मतलब अगर कभी कोई भी ऐसा कहे कि सर ए यूनियन बी और बी यूनियन सी इक्वल है, और ये एक ही केस में इक्वल हो सकता है, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन ए और सी के इंटरसेक्शन के इक्वल, और ए और बी के यूनियन ए और सी के यूनियन के इक्वल, अगर ये दोनों बातें ट्रू है ना, तो आप बेहिचक कहिएगा कि बी और सी दो इक्वल सेट हैं। आप खुद सोचो ये कब हो सकता है? सर आप सोचो, आपने बोला, चलो हमने ये बात मानी सर कि आपने ए और बी का जो इंटरसेक्शन था वो ए और सी के इंटरसेक्शन के इक्वल रखा, हमने इसको ड्रॉ करने की कोशिश की, पर अब आप कह रहे हो सर कि जो ए और बी का यूनियन है, जो ए और बी का यूनियन है, अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए और बी का यूनियन तो ये होगा ना, पर आपकी डेफिनेशन से तो ए और सी का यूनियन तो ये भी हो जाएगा, पर ये जो बाहर आपने एक्स्ट्रा हिस्सा क्रिएट किया ये तो शामिल ही नहीं है ना, क्योंकि आपने तो ये बोला है सर कि ए और बी का जो यूनियन है वो ए और सी के यूनियन के इक्वल है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट सर आप बना रहे हो ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे हुआ तो इसके हिसाब से तो ए और बी का यूनियन अलग हो जाएगा और ए और सी का यूनियन अलग हो जाएगा, जिसमें कुछ और एलिमेंट्स एक्स्ट्रा होंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट? पॉइंट इज कि अगर ए और बी का यूनियन सेम रखना है तो सी को यहीं पे आके रुकना पड़ेगा, और अगर सी यहीं पे आके रुक रहा है तो सी कुछ नहीं है, सी बी ही है। सो डिड यू गेट माई पॉइंट कि कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी। क्या आप इस बात को याद रखेंगे? क्या आप इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे हमेशा के लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन। क्लास क्या बोल रहा है वो? फाइनली हमें कह रहा है सर कि कुछ 30 एलिमेंट्स हैं, कुछ 30 एलिमेंट्स हैं A1 A2 से लेके A30, और जो 30 सेट्स हैं हर सेट में 5 एलिमेंट हैं। तो वो क्या कह रहे हैं क्लास? कुछ सेट्स हैं, मतलब A1 सेट है, A2 सेट है, इन सब सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर सेट A1 में कितने एलिमेंट हैं, सेट A2 में कितने एलिमेंट हैं, इन सारे सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने सेट्स हैं स्टूडेंट्स? ये टोटल 30 सेट्स हैं। इन सारे सेट्स में टोटल देयर आर 5 एलिमेंट्स। आई होप ये बड़ी बेसिक सा कन्वेंशन है जो आपको समझ आया। फिर वो क्या कह रहे हैं? सेट B1 B2 से लेके Bn, ये टोटल इन सेट्स हैं। अब इस बार अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं बोला है उसने कि यहाँ पे कितने सेट्स हैं, जैसे A के 30 सेट्स थे, ऐसे B1 B2 B3 कहाँ तक जा रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बोल रहा है वो कि Bn जो है वो n सेट्स है और हर सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। इसका क्या मतलब है सर? सर इसका मतलब है कि अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B1 निकालूं, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B2 निकालूं, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स से निकालता चला जाऊं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Bn निकालूं, मतलब मुझे नहीं पता है आखिरी सेट कौन सा है B का, लेकिन इन सारे एलिमेंट्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालें तो हर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। क्या आपको ये दोनों बातें समझ आई? देखो अभी मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ, फटाफट इन्फॉर्मेशन फेच कर रहा हूँ। फिर अगली बात वो क्या कह रहा है? वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बता रहा है कि सर सारे A का यूनियन ले लो, मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 से लेके A30, और सारे B का यूनियन ले लो तो वो किसी एक कॉमन सेट S के इक्वल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, बात घुमा के कही गई है, बस आपने समझी नहीं। बात ऐसी है सर कि एक सेट रहा होगा S, इसके अंदर रहे होंगे कुछ एलिमेंट्स, उस सेट में से इन्होंने अलग अलग सेट बना दिए, मतलब इस सेट में से कुछ एलिमेंट्स A1 को दे दिए, कुछ एलिमेंट्स A2 को दे दिए, कुछ एलिमेंट्स A3 को दे दिए, ऐसे करते करते इसने सारे A30 सेट्स बना दिए, और ऑब्वियसली कितने कितने एलिमेंट दिए? 5 5 5 5 5। बात समझ आई? सिमिलरली इसी S में से, मतलब वो यही तो कह रहा है, वो कह रहा है A1 का यूनियन A2 का यूनियन A3 का यूनियन An का यूनियन A30 का जो यूनियन लोगे वो सेट S के इक्वल है।
मतलब इन सबके एलिमेंट्स को अगर कॉमन कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो किसकी इक्वल है क्लास? सेट एस के। सिमिलरली सेट ए से ही कौन डिराइव हो रहे हैं स्टूडेंट्स? सेट ए से ही हमारे बी वाले भी अलग अलग वर्जन्स डिराइव हो रहे हैं। मतलब अगर आप B1 सेट की बात करें, अगर आप B2 सेट की बात करें, अगर आप B3 सेट की बात करें, ऐसे करते करते अगर आप Bn, इस बार मुझे पता नहीं है कि ये Bnth सेट कौन सा है या आखिरी सेट कौन सा है, तो कह रहा है इसी सेट ए के जो, इसी सेट एस के जो एलिमेंट रहे होंगे उन्हीं को किसी अलग मैनर में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया और इसी सेट के एलिमेंट्स को यहाँ किसी और मैनर में डिस्ट्रीब्यूट। इट्स लाइक यू नो, आपसे कोई कहे कि हमारी क्लास है, हमारी पूरी क्लास है, बट इस तरफ जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, इट्स लाइक मैं उनको उनकी हॉबीज के बेसिस पे कर रहा हूँ कि किसे पेंटिंग पसंद है, किसी यू नो स्केचिंग पसंद है, किसे यू नो सिंगिंग पसंद है, कौन कराटे करता है, कौन क्या करता है, तो ये उनकी हॉबीज के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन। एंड ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसे शायद पेंटिंग और स्केचिंग दोनों पसंद हो, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसे कराटे, सिंगिंग और पेंटिंग दोनों या तीनों पसंद हो, तो ऑब्वियसली यहां पे कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी होंगे। सिमिलरली ये जो इस तरफ उसी डेटा सेट का मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, वो इस बेसिस पे कर रहा हूं। इट्स लाइक मैं बोल रहा हूं कि सर मान लेते यहां पे ये जो सेट है ये सारे मैथ्स वालों को बिलोंग करता है, ये सारे साइंस वालों को बिलोंग करता है, ये सारे कॉमर्स वालों को बिलोंग करता है, ये सारे आर्ट्स वालों को बिलोंग करता है। सो अलग अलग इनके सेक्शंस, इनके जो स्टडी को लेकर इन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है। वही डेटा सेट हॉबीज के बेसिस पे, उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा सेट उनकी यू नो सेक्शन के बेसिस पे कि वो किस किस डोमेन या किस किस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं। एंड येस ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि अगर कोई मैथ्स में पढ़ रहा है तो हो सकता है बायो में भी पढ़ रहा हो, तो कोई एक स्टूडेंट 2B में एग्जिस्ट करता है या फिर 2B से ज्यादा में भी एग्जिस्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द सिनेरियो कि ये जो एक एस कॉमन डेटा सेट है वही इन 30 एज में, और यही एस जो कॉमन डेटा सेट है ये वो एन बीज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई? अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आगे वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आगे वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी और इंपॉर्टेंट सी बात कह रहा है कि सर ईच एलिमेंट ऑफ एस, एस का हर एलिमेंट बिलोंग्स टू 10AI। अरे सर ये तो कुछ भी हो गया, मतलब ये तो क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मतलब बड़ी आसान सी बात है सर, अगर ये लाइन नहीं पड़ी होती तो लाइफ में क्या हो रहा होता? अगर ये लाइन नहीं पड़ी होती, ऐसा कुछ नहीं दिया होता और ऐसा बोलता कि हर ए में जो एलिमेंट है वो 5-5 है। अरे अभी तो पढ़ा हमने, क्या पढ़ा सर? सर A1 में भी 5 है, A2 में भी 5 है, A3 में भी 5 है। तो हमारा गणित क्या कह रहा था सर? हमारा गणित ये कह रहा था कि सर A1 में 5 एलिमेंट, A2 में 5, A3 में 5 और टोटल कितने 30। तो इसके अकॉर्डिंग, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग S में जो एलिमेंट्स होने चाहिए थे, S में जो एलिमेंट्स होने चाहिए थे वो कितने थे? 30 × 5। अरे सर हर एक में 5-5 है, टोटल 30 है, तो 30 × 5 एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें। पर इसने कुछ गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी भाई? गड़बड़ ये हो गई कि वो कह रहा है Each element of S belongs to exactly 10 of AI। सर ये क्या बात होती है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आप इस लाइन को समझो। इस लाइन में इस क्वेश्चन का पूरा क्रक्स छुपा है, यही पूरे क्वेश्चन का निचोड़ है। क्या कह रहा है वो सुनिए। Each element of S, मान लो S में एक एलिमेंट है, लेट्स से स्मॉल है, मैं बस इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये जो स्मॉल है ना, वो स्मॉल a मान लो इस A1 में भी है, A2 में भी है, A3 में भी है और यहाँ से लेके A10 तक में ये है। मतलब S का एक एक एलिमेंट, S का हर एक एलिमेंट 10A में मौजूद है। तो सर जब आपने 30 × 5 करा ना, तो ऐसा इस एलिमेंट को आपने 10 बार काउंट कर लिया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपने सारे एलिमेंट 10 टाइम्स काउंट कर लिए। इतने थे ही नहीं, रियलिटी में कितने एलिमेंट्स होंगे? डिवाइडेड बाय 10। मैंने डिवाइडेड बाय 10 क्यों किया, आपको समझ आया? क्योंकि सर आपको हर एलिमेंट को आपने 10-10 बार काउंट कर लिया। मतलब ए को आपने A1 के साथ भी काउंट कर लिया, A2 के साथ भी काउंट कर लिया, A3 के साथ से लेकर A10 तक काउंट कर लिया। सिमिलरली मान लो एक और एलिमेंट रहा होगा, वो फिर A1 मतलब मान लो A2 से लेके A11 तक है, तो हर एलिमेंट को आप टेक्निकली 10 बार काउंट कर रहे हो। तो शुडंट आई डिवाइड दैट नंबर बाय 10, मतलब 13 × 5 होते अगर हर उसमें 5-5 जो एलिमेंट होते वो यूनिक होते, लेकिन हर 10 सेट में एक एलिमेंट 10 बार रिपीट हो रहा है, मतलब हर एलिमेंट 10-10 बार रिपीट हो रहा है। तो शैल आई नॉट डिवाइड द 13 × 5 बाय 10? डिड यू गेट माई पॉइंट? और अगर इतना समझ आया तो यहाँ से एक और बात निकल के आ रही है स्टूडेंट्स, उसने और इसे आगे कंक्लूड किया है। उसने बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कही जो आपने ध्यान से नहीं पढ़ी। वो कह रहा है Each element of S belongs to exactly 9 of BJs। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आपने पढ़ी नहीं बस। वो ये कह रहा है कि यहाँ का हर जो एलिमेंट है, S का हर एक जो एलिमेंट है वो हर 9 Bs को बिलोंग करता है। अच्छा मुझे नहीं पता होता तो क्या करता मैं ये करता सर कि मैं तो ये मान लेता हर B में एक यूनिक 3 एलिमेंट्स है, क्योंकि हर B में यूनिकली 3 एलिमेंट्स हैं और टोटल हमारे पास B कितने हैं? हमारे पास जो टोटल Bs है सर, B1 B2 B3 B3 से लेके Bn तक, तो टोटल n Bs हैं। तो अगर हर B में 3 एलिमेंट हैं तो टोटल n Bs में 3 × n एलिमेंट्स होते हैं। पर प्रॉब्लम क्या हो गई भाई, मान लो अगर ये A एलिमेंट है तो ये ऐसे 9 Bs में मौजूद है, मतलब B1 में भी होगा, B2 में भी होगा, B3 में भी होगा, से लेके कहीं ना कहीं B9 आ रहा होगा, B9 आ रहा होगा, वहां भी होगा। मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ S गेट्स रिपीटेड 9 टाइम्स इन Bs।
मतलब इसका एक एक एलिमेंट मैंने 9 को दिया है, तुमने कुछ दूसरा उठाएगा फिर किसी दूसरे 9 को दिया होगा, फिर तीसरा एलिमेंट ऐसे उठाएगा फिर किसी तीसरे किसी बचे हुए किसी और 9 को दिया होगा। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे हर एलिमेंट को मैंने 9 20 को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब हर एलिमेंट 9 बार काउंट हो रहा है। तो आपने जब n × 3 कर दिया तो गड़बड़ समझ आई, आपने क्या कर दिया, हर एलिमेंट को 9 बार काउंट कर लिया। और अगर हर एलिमेंट 9 बार काउंट हुआ तो यूनिकली काउंट करने के लिए क्या करूंगा कि मैं कहूंगा कि सर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n × 3 डिवाइडेड बाय 9। क्या आपको ये लाइन समझ आई? लाइन बड़ी आसान सी थी स्टूडेंट्स। तो पॉइंट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एस में जो एलिमेंट्स होंगे वो इतने होंगे, वेयर इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एस में होंगे वो इतने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस में तो सेम ही है ना, क्योंकि एस से ही उठा के यहाँ रखें और एस से ही उठा के यहाँ रखें। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आई थिंक एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जल्दी से देखो, मुझे दिख रहा है ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 का आई थिंक 9 टाइम्स, सॉरी 3 का 3 टाइम्स 9, और 3 × 3 मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है 3, तो ये 3 इधर आ रहा है तो 3 × 3 9, 9 × 5 45। तो n की वैल्यू स्टूडेंट्स आती है 45। और हमसे क्या पूछा है जल्दी से चेक कर लेते हैं। जब वो पूछ रहा है n की वैल्यू 45 तो हमसे n की वैल्यू पूछी थी कि वो bn कहाँ तक जा रहा है, तो वो bn जो जा रहा है वो 45 तक जा रहा है, मतलब वो जा रहा होगा b1 b2 b3 से लेके b45। टोटल ऐसे 45 सेट्स रहे होंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस पार्ट बी, b1 b2 b3 से लेके। क्या आपको एक क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ आया है स्टूडेंट्स? और अगर ये समझ आ रहा है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर ये क्या अजीब सा क्वेश्चन है, सर ये क्या दे रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब भी ऐसा यूनियन डिफरेंस काफी कुछ दे दिया जाए, ऑलवेज रिलाई ऑन योर वेन डायग्राम वाला अप्रोच। डू यू रिमेंबर वेन डायग्राम्स कितने इंटरेस्टिंग होते हैं? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। डू यू रिमेंबर वेन डायग्राम वाला मेथड स्टूडेंट्स? तो जल्दी से देखिएगा वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आई नीड द यूनिवर्सल सेट, और इस बार मुझे 3 सेट चाहिए। कौन कौन से? ए बी और सी। और एक और बात उसने कह दी है कि ए बी और सी का जो यूनियन है, ए बी और सी का जो यूनियन है दैट्स द यूनिवर्सल सेट। मतलब मुझे एक तो ए सेट दिख रहा होगा, एक मुझे सिमिलरली बी सेट दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, राइट। और सिमिलरली इसी तर्ज पर मुझे एक सी सेट भी तो दिख रहा होगा कि नहीं? क्या आपको ये तीनों सेट्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? और अगर ये तीनों सेट्स मुझे दिख रहे हैं तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात वो कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी ही यूनिवर्सल सेट है। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में जो भी कुछ है वो ये बाहर कुछ नहीं है, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी कुछ है वो इसमें और इसमें मौजूद है। क्या आपको ये लाइन समझ आई? मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ थोड़ी सॉर्ट आउट करने के लिए, लाइफ थोड़ी आसान और सिंप्लीफाई बनाने के लिए, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ईजी बनाने के लिए इन रीजन्स को नाम दे देता हूँ। कैसे रीजन्स को नाम दे देता हूँ? ये है सेट ए, ये है सेट बी और ये है सेट सी। मतलब मैं वो शेडेड रीजन बनाऊँ ना, उससे अच्छा मैं इन रीजन्स को नाम दे देता हूँ। जैसे ये पूरा है यूनिवर्सल सेट, मैं इस रीजन को कह देता हूँ एक्स। अब एक्स का मतलब क्या है? ओनली ए। ओनली ए मतलब ये और ये जो रीजन है हमारा ये ओनली ए है, दैट्स एक्स। सिमिलरली दैट्स ओनली बी एंड दैट्स ओनली सी, है ना। अब आगे बढ़ता हूँ क्लास। कैन आई से दिस रीजन इज के इज व्हाट? ओनली ए एंड बी, नॉट इवन सी। मतलब के क्या है भाई? के ये वाला रीजन है। क्या आपको ये दिख रहा है? दैट्स रीजन के के बाद आई एम कॉलिंग दिस रीजन एल एंड आई एम कॉलिंग दिस रीजन एम। व्हाट इज एम ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एम इज दिस रीजन विच बिलोंग्स टू ओनली ए एंड सी, मतलब उसमें मैंने बी को भी इंक्लूड नहीं किया है। सिमिलरली आई एम कॉलिंग दिस रीजन ओ बोलूंगा तो तुम 0 से कंफ्यूज हो जाओगे, तो लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ z तो ले लिया है, लेट्स कॉल इट p। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब वो क्या कह रहा है बस उस पर काम करेंगे। आई होप यू रियलाइज ए यूनियन बी यूनियन सी, इस यू के इक्वल है तो बाहर जो रखा है वो फाई रखा है, मतलब अब इनके बाहर कुछ नहीं है, जो भी है इन्हीं के अंदर है। मतलब मान लो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स थे लेट्स से 8, तो उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया? x से। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स थे लेट्स से 3, तो मैंने उसको किससे डिनोट कर दिया? y से। तो ये अलग अलग रीजन्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ ताकि उस क्वेश्चन की इक्वेशन को वर्कआउट करना हमारे लिए आसान हो। अब क्वेश्चन की इक्वेशन को ट्रेस करते हैं क्लास। क्वेश्चन की इक्वेशन को हमारे लिए क्या दिया गया है? वो कह रहा है a माइनस बी। नाउ व्हाट इज a माइनस बी? a माइनस बी मतलब क्या? देखो जल्दी से, व्हाट इज a? सर a होता है x के pm। व्हाट इज a? a इज x के pm। मैंने हर एक सेक्शन को बहुत सेग्रीगेटेड मैनर में डिफाइन किया है। आप चाहते तो इसे शेडेड रीजन वाले कंसेप्ट से भी कर लेते, बट मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि आपको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो दिखाते दिखाते बहुत सारे यहाँ पे रीजन्स बन जाएंगे और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो हो जाएगा और आप शायद कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए मैंने रीजन वाला कंसेप्ट लिया। ऑल्दो आप चाहें, और मैं भी ऐसा चाहूंगा कि आप पर्सनली, मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा कि शेडेड रीजन वाली मेथड यूज करिए, वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बट अभी समझाने के लिए बहुत मेजड सी चीजें हो जाएंगी, बहुत सारे रीजन्स बनने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन को देख के, ऑप्शन को देख के, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फटाफट इन रीजन्स की लेबलिंग से आप इसे समझ लीजिए कि आपको रीजन समझ आ रहे हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्लास। तो पहला पॉइंट इज a माइनस बी। नाउ व्हाट इज a माइनस बी स्टूडेंट्स? व्हाट इज a माइनस बी? सर a जो है वो ये पूरा है,
ये जो पूरा है ये a है, एंड व्हाट इज b, माइनस b जब करेंगे तो b का कॉमन हिस्सा आप हटा देंगे, तो क्या बचा भाई x और m। डिड यू गेट दैट पॉइंट? यानी कि a माइनस बी क्या होगा क्लास, x प्लस m। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। फिर वो इसका यूनियन ले रहा है, फिर इसका वो यूनियन किसके साथ लेना चाह रहा है, वो इसका यूनियन b माइनस सी के साथ लेना चाह रहा है। तो अगली जो टर्म आ रही है वो आ रही है b माइनस सी। आई होप आपको दिख रहा है प्रॉपर्ली। अब व्हाट इज b माइनस सी? सर b माइनस सी मतलब ये पूरा क्या होता है भाई, b, और c अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो c का जो कॉमन पार्ट है वो ये, तो क्या बचा b माइनस सी में, k प्लस वाई। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, इन लेबलिंग वाली टेक्निक से आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे अगली टर्म क्या बचेगी क्लास, k प्लस वाई। आप चाहो तो इनको हाईलाइट कर सकते हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, मतलब ये तरीका है वो हाईलाइट करने, वो शेडेड रीजन को हाईलाइट करने वाला पार्ट वो भी कर सकते हो, वट एवर अप्रोच सूट्स यू, है ना, हम दोनों तरीकों से समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्लास। मुझे इसी का यूनियन लेना है c माइनस के साथ। अब चाहे आप यूनियन वहाँ लिखो यहाँ लिखो, यूनियन एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव होता है, तो यूनियन को मैं क्या लिख लूंगा, c माइनस ए। अब व्हाट विल बी c माइनस ए, कि आपको क्लिक होना शुरू हुआ, जल्दी से आप पैटर्न के बेसिस पे लिख सकते हो, c ये पूरा है और उसमें से a हटाना है, तो कहना है इसे c विल बी l प्लस z। मैं बना के दिखाऊं क्या, दिस होल इज योर c एंड दैट्स a के साथ कॉमन पार्ट, तो बच क्या रहा है z और l। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? तो मैं c माइनस a को क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी z प्लस l। ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन की अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं रीजन्स को शेड कर देता हूँ। रीजन्स को जब मैं शेड करूंगा तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ x और m की। x और m मतलब कौन सा रीजन स्टूडेंट्स, ये रहा x और ये रहा m। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है कि बस p हटा दो सर। x और m के अलावा फिर आपने क्या लिया, k प्लस वाई। k प्लस वाई मतलब सर आपने ये रीजन लिया और आपने ये रीजन लिया, क्या आपको दिखना शुरू हुआ? फिर आपने क्या लिया, z प्लस एल। z प्लस एल मतलब ये आपने पूरा z ले लिया और आपने ले लिया, तो क्या आपको क्लियर हो रहा है कि आपका सिर्फ रीजन जो बच जा रहा है कौन सा, p। तो मैं ये भी तो कह सकता था कि सर बस p को छोड़ के बाकी a b और c का यूनियन। समझ आया क्या मैं क्या कह रहा हूँ? सर p को छोड़ के a b और c का यूनियन, या उल्टा मैं कह दूँ a b और c का यूनियन में से मैंने a b और c के इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब बस ऐसे ही फॉर योर नॉलेज में लिखना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे भी सोच सकते थे इस क्वेश्चन को, कि इसी एक्सप्रेशन को आप लिख सकते थे a यूनियन b यूनियन c माइनस, ये पूरा आपका a यूनियन b यूनियन c हुआ, माइनस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। क्योंकि देखो ना आपने a b और c का पूरा यूनियन ले लिया है एक्सेप्ट इन तीनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फिर वो क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है ये किसके इक्वल है। अभी किसके इक्वल है क्लास? मेरे ख्याल से मैंने आंसर लिख दिया अगर आपको दिख रहा है तो, मतलब मैं तो और आगे एक्सप्लेनेशन में बह गया और आगे का और पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, बट मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया है। आंसर क्या है स्टूडेंट्स, जल्दी से समझो। आंसर है यहाँ पे एक टाइपो है क्लास। टाइपो बड़ा सिंपल सा है। टाइपो ये है कि वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी पूछ रहा है। आई जस्ट चेक्ड इट इन द बुकलेट, यहाँ पे इसमें कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं। वो ये नहीं पूछ रहा है आपसे इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, वो क्वेश्चन है कि इस एक्सप्रेशन के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। अब क्वेश्चन सुनना क्लास, क्वेश्चन ये है कि ये पूरा एक्सप्रेशन है, क्या आपको कॉम्प्लीमेंट याद है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? पूरा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल में से वो जो सेट है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, उस सेट के बाहर का हिस्सा, उस सेट के अलावा जो भी कुछ है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा जो निकल के आ रहा है फाइनली सेट, वो क्या आ रहा है क्लास? वो ये सेट आ रहा है। मतलब आप तो शेडेड रीजन देख लो। अब यूनिवर्सल के अंदर इस शेडेड रीजन के अलावा क्या क्या दिख रहा है, वही हमारा आंसर होगा। तो इस यूनिवर्स के अंदर जो शेडेड रीजन के अलावा मुझे दिख रहा है वो तो सर पहले तो ये दिख रहा है, पर इसको हाईलाइट करने का कोई मोटिव नहीं है। इसको हाईलाइट करने का मोटिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब जो है ये क्या है, फाई। ये फाई क्यों है सर? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था, उसने पहले ही बोल दिया था कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या यूनियन, मतलब ए बी और सी के यूनियन के अलावा वहाँ कुछ मौजूद नहीं है। मतलब अगर आप यूनिवर्सल में सेट में कुछ ढूंढें तो वो ए बी और सी का यूनियन ही है। क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर अभी तक क्रैक कर लिया होगा। मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैं बड़ी सिंपल सी बात कहने जा रहा हूँ कि अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढ रहा हूँ, देयर इज अ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढ रहा हूँ, मतलब इस क्वेश्चन का, इस एक्सप्रेशन का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ढूंढ रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अलावा, इस शेडेड रीजन के अलावा क्या है, तो आपके सामने हाईलाइटेड ही तो है वो क्या है स्टूडेंट्स? दैट्स पी। इस रीजन को लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना, क्योंकि वो क्या है, फाई। तो बचा क्या? सिर्फ पी। एंड व्हाट वाज पी? पी वाज नथिंग बट दिस। So the answer is going to be A intersection B intersection C. Do you need another explanation? या यहाँ तक समझ आया? I believe ये क्वेश्चन बहुत इजीली से समझ आया, सिर्फ इस करेक्शन के साथ कि इसका हमें वैल्यू नहीं पूछा था, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा था। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा क्लास? इसके अलावा जो बच गया, इसके अलावा क्या बच रहा था? बस ये P।
और अगर सिर्फ ये P बच रहा था तो मैं कहूँगा कि आंसर क्या होगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन। डू यू रियलाइज P क्या है? P A B और C तीनों का कॉमन है। यही बात तो मैं लिख के समझा रहा था। सो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया अलॉन्ग विद इट्स होल इट्स कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्लास। जल्दी से देखिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और ट्राई करिए, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने एक क्वेश्चन देखा। चलिए, ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, बस मैं हिंट देके छोड़ दूंगा और इमेजिन करूंगा कि आपको आता है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात थी क्लास इस क्वेश्चन में। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात क्या थी कि यहाँ पे उसने कुछ दिया है और जैसे ही आपने देखा कि आपको डी मॉर्गन्स लॉ क्लिक हुआ। चलो, कुछ भी ना समझ आए, ऑलवेज रिलाई ऑन द वेन डायग्राम मेथड। पर पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ क्लिक करते हैं क्लास। अगर कोई मुझसे कह रहा है कि n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डैश इंटरसेक्शन B डैश, नाउ व्हाट इज A डैश इंटरसेक्शन B डैश, क्या आपको डी मॉर्गन्स लॉ समझ आया? सर डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? A डैश इंटरसेक्शन B डैश विल बी, B डैश और A डैश क्या है भाई? ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट के केस में हम इसे लिख सकते हैं ना, A यूनियन B का कॉमन कॉम्प्लीमेंट। डू यू रिमेंबर समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट? क्या आपको याद आया? हमने ऐसा पढ़ा था ना कि सर A और B के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट विल बी A डैश इंटरसेक्शन B डैश। सिमिलरली आपको अगर याद दिलाना है तो मैं डी मॉर्गन का एक और लॉ आपको याद दिला देता हूं। वो क्या था स्टूडेंट्स? अगर मैं A इंटरसेक्शन B का एक कॉमन कॉम्प्लीमेंट निकालूं, मतलब A और B का इंटरसेक्शन लेके उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो जी हाँ सर, इसे भी आप लिख सकते हो A डैश और B डैश। लेकिन आप इंटरसेक्शन को किस में कन्वर्ट कर दोगे? आप इंटरसेक्शन को बना दोगे यूनियन। क्या आपको ये पर्टिकुलर अप्रोच या पर्टिकुलर दोनों डी मॉर्गन्स लॉ के दोनों वर्जन समझ आए? अब जल्दी से मैं बस इस क्वेश्चन का एक सुपरफिशियल ओवरऑल सिनेरियो क्रिएट कर देता हूं और आप पर छोड़ता हूं कि आप इसे अटेम्प्ट करके सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से देखिए क्लास, इस क्वेश्चन का एक जल्दी से मैं क्विक आइडिया दे रहा हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो जहां मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन इतना छोड़ के आपको आपके ऊपर लीव किया जा सकता है, स्किप किया जा सकता है, इमेजिनिंग कि उसके आगे वाला पार्ट आप कर लेंगे, वहां पे हम स्किप कर देंगे। तो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं क्लास। इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है या इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो आपके लिए जरूरी है, जहां से आपको इसको सॉल्व करते बन जाएगा, वहां तक डिस्कस करते हैं। एक यूनिवर्सल सेट है क्लास। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या है? एक्स। तो एक्स हमारा यूनिवर्सल सेट है। आई होप आपको दिख रहा है। फिर वो कह रहा है इसके अंदर दो सेट्स हैं। कौन कौन से सेट्स? सेट ए और सेट बी। तो एक हमारा सेट ए है स्टूडेंट्स और एक है सेट बी। फिर वो कह रहा है सेट ए के अंदर 200 एलिमेंट्स है। तो सेट ए के अंदर ये ओवरऑल ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो पूरे एलिमेंट्स हैं, ये कितने एलिमेंट्स हैं क्लास? ये टोटल एलिमेंट्स हैं 200। तो सेट ए के अंदर देयर आर 200 एलिमेंट्स। आई होप ये नंबर सब आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं। फिर वो कह रहा है सेट बी के अंदर 300 एलिमेंट्स हैं। तो सेट बी के अंदर मतलब ये वाला जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं क्लास? यहाँ पे जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 300। क्या आपको ये कहानी समझ आ रही है? आई होप हम बहुत तेज नहीं पढ़ रहे हैं, चूंकि दिन काफी कम है और मैं बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो पेस हम थोड़ा सा फास्ट रखेंगे। चीजें जरूरी डिस्कस करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें रिकॉल करते चलेंगे और जितना भी जरूरी है फटाफट कवर करते हुए चलेंगे। फिर वो अगली बात क्या कह रहा है क्लास? वो कह रहा है ए और बी का इंटरसेक्शन 100 के इक्वल है। सर उसने बोला ए और बी का इंटरसेक्शन 100 के इक्वल है, मतलब उसने कहा ए और बी का इंटरसेक्शन। डू यू अंडरस्टैंड? अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो ए और बी का इंटरसेक्शन 100 के ही तो इक्वल होगा। एक और खास बात उसने कह दी जो आपने नोट डाउन नहीं की, आपने शायद इमेजिन नहीं की। मैं फाइनल पार्ट पे आने वाला हूं इस क्वेश्चन की, उसके बाद सिर्फ एक फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकालेंगे। फाइनल पार्ट क्या होगा क्लास इस क्वेश्चन का? वो ये होगा कि अगर वो मुझसे कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, वो कह रहा है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सर हमने सीखा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए और बी के यूनियन का डैश, दैट इज इक्वल टू 300। डू यू अंडरस्टैंड? ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी ये होगा, बट हमसे ए यूनियन बी नहीं मांगा है, हमसे बोला है ए यूनियन बी का डैश। तो डू यू अंडरस्टैंड ए यूनियन बी का डैश मतलब क्या? ये वाला रीजन। डू यू रियलाइज ए यूनियन बी का डैश मतलब क्या? ये वाला रीजन जो ए और बी के यूनियन के बाहर है और यूनिवर्सल सेट के अंदर है, और उसकी वैल्यू हमें कितनी दी है क्लास? वो वैल्यू है 300। तो यहाँ पे जो जनरली फाई हो जाता था कभी कभी वो है 300। मतलब समझो ये पूरा है कितना क्लास? 200। ये पूरा कितना है क्लास? 300। और क्या आपको क्लिक हुआ? ये इतना सा कितना है क्लास? 100। और एक और बात क्या कि सर ये जो पूरा, आई एम रियली सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, ये जो रीजन है, ये जो बाहर बच जा रहा है, ये रीजन कितना है भाई? ये जो रीजन है दैट्स 300। क्या आपको ये कहानी समझ आई? अब वो पूछ क्या रहा है? अब वो पूछ रहा है कि nx इज इक्वल टू व्हाट? nx मतलब इस सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन खत्म होने को है। चलो अब बात निकली थी कि मैं आधा अधूरा करके छोड़ दूंगा, अब हम पूरा ही कर लेते हैं, क्योंकि अब एक फॉर्मूला लगाने का ही गेम है। फिर आप ब्लेम करोगे कि सर आपने पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया। तो जल्दी से हम आंसर भी वेरीफाई कर लेंगे और हम पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से देखो भाई, पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने को है आपके सामने। ये आखिरी स्टेप में छोड़ने वाला था, एज्यूम करके कि आप करते, बट हम करेंगे। जल्दी से देखो क्लास, क्या हमें वो फॉर्मूला पता है? कौन सा फॉर्मूला? कि एन ए यूनियन बी क्या होता है? याद करो जल्दी से, फॉर्मूला पढ़ाया था दो सेट के लिए, ए एन ए यूनियन बी दैट्स एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन
ए इंटरसेक्शन बी, क्या आपको ये फॉर्मूला याद आया? व्हाट वाज एन ए यूनियन बी निकालना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने। तो एक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलेंगे? सर ये वाले एलिमेंट्स तो पता चल गए, अरे हाँ कि ना, और बस अगर ये वाले एलिमेंट्स और पता कर लूं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स में जो एलिमेंट्स है वो पता चल जाएंगे ना। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो ए यूनियन बी पता करने चला हूं मैं। ए यूनियन बी के लिए ए के अंदर है सर टोटल कितने एलिमेंट्स? 200। तो ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो पहले एलिमेंट्स आ रहे हैं 200। देखो ये सब ना मन में कर लेना, ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ऐसे एग्जाम में बैठ के स्टेप बाय स्टेप एक एक सोल्यूशन मत लिखना। पूरा सोल्यूशन कोई देख भी नहीं रहा, आपकी रफ शीट चेक भी नहीं होनी है, वो तो वही इन्विजिलेटर सबमिट करके उसे वेस्ट में डाल देगा। आपके सिर्फ आंसर जो टिक हो रहे हैं वो जा रहे हैं। तो पॉइंट इज देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो सेंस ऑफ राइटिंग अ कंप्लीट सोल्यूशन और प्रॉपर सोल्यूशन। एक अच्छा स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत खूबसूरत सी हैंड राइटिंग में सोल्यूशन नहीं लिखता है। एक अच्छा स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फटाफट आंसर लाता है और कम से कम लिखने की कोशिश करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सोचे और कम से कम लिखे, क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे उतना वक्त लगाओगे, और वक्त ही तो नहीं है दोस्त। जल्दी से देखो, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने? 200। एन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने? दैट्स 300। मैं तो कह रहा हूं ये कैलकुलेशन में लिख के तुम्हें समझा रहा हूं, ये सारा कैलकुलेशन तुम दिमाग में करो, क्योंकि ये फॉर्मूले अब तुम्हें रट गए होंगे, ये सारी चीजें आती हैं तुम्हें, ये बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूं जब आप IIT मेंस जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो 200 प्लस 300 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, नाउ व्हाट्स ए इंटरसेक्शन बी? दैट्स 100। डू यू ऑल रियलाइज दैट? एंड दिस कैलकुलेशन गिव्स यू ए यूनियन बी। इस कैलकुलेशन से आपको ए यूनियन बी मिलेगा। 200 300 500 500 माइनस 100 कितना? 400। अरे ये तो ऐसे ही कर सकते थे ना सर, 200 प्लस 300 500, 500 माइनस 100 कितना? 400। यानी ये मतलब है कि सर ये जो पूरा रीजन है ना, ये जो पूरा रीजन है इसकी वैल्यू है 400। सर अगर ये 400 है और ये जो पूरा रीजन है जो बाहर जो बच गया इसकी वैल्यू कितनी है सर? 300। तो 400 प्लस 300 कितना होता है भाई? 700। दैट्स द वैल्यू ऑफ एक्स। और आप कौन सा ऑप्शन मार्क कर देंगे? आप मार्क कर देंगे ऑप्शन बी। क्या आपको पूरा सोल्यूशन समझ आया? इस क्वेश्चन में एक ट्रिकी पार्ट उन्होंने जो डाला वो ये था कि आपको उन्होंने ये दिया, और इसको देख के घबराना मत, इसको देख के टेंशन मत लेना, क्योंकि कौन सा लॉ था क्लास? ये वही लॉ था, डी मॉर्गन्स लॉ। बस अगर ये ट्रिकी पार्ट अगर अच्छे से याद रह जाता तो ये क्वेश्चन वही बेसिक से फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगले क्वेश्चन को समझेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करेंगे क्लास। व्हाट आर वी गिवन, व्हाट आर वी टोल्ड इन दिस क्वेश्चन? जल्दी से समझो। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 1000, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 500, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आर ग्रेटर देन 1। वो ये कहना चाह रहा है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन है। ठीक है भाई। फिर वो कह रहा है सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आर पी। तो वो पी के बारे में पूछ रहा है कि पी में क्या खास बात हो सकती है। सर ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब क्या कर रहे हो सर, इसमें होने क्या वाला है? किसी के दिमाग में कोई आइडिया, कोई थॉट की कैसे सोचेंगे? एनी अप्रोच स्टूडेंट? बड़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो वो क्या कह रहे हैं समझो। हम तो वापस वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना। ध्यान से देखो। ऑल्दो मैं चाह रहा था कि क्वेश्चन तुम्हारे लिए स्किप करूं, बट मुझे लगा कि चलो एक छोटी सी बात और सीख लोगे तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तुम एक बात बताओ क्लास, एक बात बताओ मुझे, ये बताओ जब उसने बोला ए और बी का इंटरसेक्शन 1 से ज़्यादा है, तो मुझे बता सकते हो ए और बी के इंटरसेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? डिड यू गेट माई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? मैं कह रहा हूं कि ए में 1000 एलिमेंट्स है, देखो लिखा हुआ है, बी में 500 एलिमेंट्स हैं, तो ए और बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं? सोच के बोलना मैं जो पूछने वाला हूं। क्या ए और बी में 1000 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं? सर कैसी बात कर रहे हो सर, ए में 1000 है, बी में तो 500 ही है, तो 1000 कॉमन कैसे होंगे? ये तो बड़ी बेवकूफ़ जैसी बात है सर। तो क्या ए और बी में 600 कॉमन हो सकते हैं? सर 600 कैसे होंगे, बी में खुद अकेले 500 है। पर क्या ए और बी में 500 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं? सर हो सकते हैं। सोच के देखो, अगर ऐसा सिनेरियो होता जहाँ पे ये था ए जिसके अंदर कितने थे 1000 एलिमेंट, और जो बी है वो एक सबसेट है, एक प्रॉपर सबसेट है बी ए का जिसके अंदर थे 500 एलिमेंट्स, तो कहना है से सर जो एक बेस्ट केस होता, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ ऐसा ही हुआ होगा, मैं तुम्हें सोचने या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर जो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें मैक्सिमम जो कॉमन एलिमेंट्स आ सकते हैं, जो मैक्सिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो सकता है वो कितना हो सकता है? 500। क्या आपको एक क्वेश्चन क्लिक हुआ? क्या आपको एक क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन फाइनली कंक्लूड होने को है। कंक्लूड होने को क्या है क्लास? वो बोल रहा है एन ए यूनियन बी किसके इक्वल है? एन ए यूनियन बी पी के इक्वल है। बड़ी सिंपल सी बात क्लास, अगर एन ए यूनियन बी पी के इक्वल है तो आपके पास एन ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम और एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू भी तो है, क्योंकि एन ए यूनियन बी हमेशा 1 से बड़ा होता है।
तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 1। क्या आपके पास एन ए और एन बी पता है? जी हाँ पता है, तो अब तो पी की रेंज निकाल सकते हो ना। आपको क्वेश्चन समझ आया? जल्दी से साथ में ट्राई करते हैं और जल्दी से इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे क्लास में से। नेक्स्ट स्लाइड पे ट्राई करने वाला हूँ, बस जल्दी से देखना क्या हमें वो फॉर्मूला याद है, क्या हमें वो प्रॉपर्टी याद है। क्या फॉर्मूला क्लास? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला ही वापस काम आने वाला है। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे क्लास? बहुत ध्यान से सुनना। मेरी एक बात बताओ, मैं थोड़ी सी चीज़ें बदलने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। मुझसे एन ए यूनियन बी कितना दिया है स्टूडेंट्स? पी के इक्वल। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा बदलते हैं, चलो ऐसे ही रख लेते हैं, मतलब कैसे भी करो आंसर तो आ ही जाएगा। एक काम करते हैं, क्या मैं एन ए इंटरसेक्शन बी को इधर ला सकता हूँ और क्या एन ए यूनियन बी को उधर ले जा सकता हूँ? तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इस फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, मैंने एन ए इंटरसेक्शन बी को उधर लाया और उसको उधर लिखे गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा क्लास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। डू यू अंडरस्टैंड? ये उधर गया और ये इधर आया। चलो छोड़ो सारी बातें, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है सर? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? मुझे ये पता है सर, मुझे तो ये बात पता है। मैंने आपके लिए इसको इसलिए ऐसा रिजॉल्व किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं आपको बता पाऊँ कि सर जो ए इंटरसेक्शन बी है, आपको याद है वो हमेशा किससे छोटा होता है, किससे बड़ा होता है? 1 से। अरे उसने ही तो बोला है, उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू 1 है। और क्या एन ए इंटरसेक्शन बी हमेशा 500 से छोटा है उसके इक्वल होगा? क्योंकि मिनिमम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं वो 500। बेस्ट केस ये हो सकता है कि वो बी पूरा का पूरा ए के अंदर आ जाए। तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि एन ए इंटरसेक्शन बी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 500। क्या आपको ये एक्सप्रेशन समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? और अगर ये एक्सप्रेशन समझ आ रहा है तो मैं एन ए इंटरसेक्शन बी की ये जो वैल्यू है, जो कि हमने यहाँ इस फॉर्मूले से डिराइव की है, ये वाली वैल्यू मैं ये यहाँ रिप्लेस करने वाला हूँ। और जैसे ही मैं इसे यहाँ रिप्लेस करूँगा तो क्या होगा, जल्दी से देखो। रिप्लेस किया अगर मैंने इसे, तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और हम इसे यहीं लिखते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं लिखने वाला हूँ इस एक्सप्रेशन को यहीं पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स एन ए। क्या मैं सीधे सीधे इनकी वैल्यू लिख दूँ, आप समझ पाओगे? एन ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट ऑफ ऑल इज एन ए। व्हाट इज एन ए? एन ए वॉज 1000, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी राइटिंग 1000 हियर प्लस I am supposed to write NB. Now what's NB students? NB is clearly 500, so I'll be writing 500 here. Then what do I have next? I have NA union B. Do you understand what do we have in the formula? NA union B. And what are we given as NA union B? That's clearly nothing but P. I hope you all can see that clearly. So I'll be putting a P here. तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा भाई? P. I hope यहाँ तक कोई confusion नहीं है। और अगली step, अगला expression जो हमारे पास है, that's 500. आई होप इन इक्वेशंस में आपको पता है कि हम दोनों तरफ कुछ भी वैल्यू या रादर तीनों तरफ कोई भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन इक्वेशंस विल रिमेन अनअफेक्टेड, उन पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर मैं सोचूं, मैं काम करना चाह रहा हूं सर कि मुझे ना पी को थोड़ा सॉर्ट आउट करना है, मुझे पी को थोड़ा सॉर्ट आउट करना है, तो पी को बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। मैं काम करता हूँ सर दोनों तरफ, देखो इधर 1500 दिख रहा है, तो मैं काम करता हूँ दोनों तरफ 1500 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देखो क्या हो रहा है इससे, 1 माइनस 1500, 1 माइनस 1500 कितना होगा? 1499 लेस देन इक्वल टू माइनस पी। और जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना है भाई? 500। और 500 में से अगर 1500 सब्ट्रैक्ट किया, 500 में से अगर 1500 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा क्लास? -1000। क्या यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है? आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। 1 माइनस 1500 1499, 1500 कैंसिल किया तो ये और ये गया, माइनस पी बचा। और 500 में से अगर 1500 सब्ट्रैक्ट किया सो दैट्स -1000, राइट। मैं काम करता हूँ, मुझे माइनस पी नहीं चाहिए था, मुझे तो ऑप्शंस में क्या दिख रहा है सर? मुझे तो ऑप्शंस में पी दिख रहा है। क्या आप सभी को ऑप्शंस में पी दिख रहा है? आई होप यू ऑल कैन सी दिस पी। अगर मैं पी को देखना चाहूँ, अगर मैं पी को देखना चाहूँ तो जल्दी से समझते हैं क्लास पी क्या होगा। मैं दोनों तरफ, तीनों तरफ नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये 1499, देखो नेगेटिव वैल्यू से जैसे मल्टीप्लाई किया, मैं इसे अगली साइड पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1499 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? -1499, है ना, ये हो जाएगा -1499। इससे बड़ा कौन होगा स्टूडेंट्स? अभी चूंकि आई एम रियली सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या आपको ये समझ आ रहा है? इससे मतलब इससे छोटा कौन भाई? -p का नेगेटिव, दैट्स p। और उधर भी जो साइन है, कौन सा साइन है हमारे पास?
लेस देन इक्वल टू, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने से ये साइन भी चेंज हो जाएगा और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू -1000 का नेगेटिव विल बी +1000। अब एक बात समझो क्लास, क्या ये आंसर हो सकता है? क्या ये आंसर हो सकता है? सर आप कह रहे हो P जो है वो 1000 से तो बड़ा है और किसी वैल्यू से छोटा है। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, कुछ गलत सा नहीं लग रहा, कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रहा है। आई थिंक हम जल्दी से चेक कर लेते हैं सर नेगेटिव वैल्यू कैसे हो सकती है, एक बार जल्दी से क्रॉस चेक करते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की। समझते हैं क्लास, हमें क्या दिख रहा है? सर आपने बोला कि NA इंटरसेक्शन B जो है वो 1 से 500 के बीच में होगा, हमने मान लिया। फिर आपने बोला NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू रख दो सर, वो क्या होती है 1000, 500 और -P। ठीक है सर, ये भी मान लिया। फिर आपने बोला कि काम करो सर, तीनों तरफ 1500 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 - 1499, 500 - 1000। आई होप समझ आ रहा है आपको। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो इससे कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा -P। लेकिन सर -P अच्छा नहीं लग रहा था तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या बचा सर? अब बचा -1499 और +1000। तो सर ऐसा कुछ समझ आ रहा है, पर इसका कुछ मतलब है क्या? समझते हैं क्लास। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग वापस लगाते हैं। मुझे एक बात तो ये समझ आई कि P की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 1000 होगी, पर ये मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? तो आपने उल्टा लिख दिया सर, ये बात समझ नहीं आ रही है, बात जच नहीं रही है, ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो इस बात को डाइजेस्ट करते हैं क्लास। इस बात को डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बात याद करो क्लास, फिर से समझो। मुझे तो इतना याद है क्लास कि P जो है P क्या है भाई? P जो है वो A और B का यूनियन है। अब सुनो क्लास ध्यान से, सारी बातें छोड़ो, इधर देखो। P जो है अगर वो A और B का यूनियन है तो मेरे लिए तो A और B का यूनियन क्या हो सकता है सर? अगर ये A होता और ये B होता, अगर ये A होता और ये B होता, दिमाग से सोचो, मैं इसको वेन डायग्राम पे लेकर आ रहा हूँ, तो क्या ये पॉसिबिलिटी थी A और B की? क्या A और B डिसजॉइंट सेट हो सकते थे? नहीं सर, क्योंकि आपने तो एक गड़बड़ कर दी। आपने उस केस में A और B का इंटरसेक्शन 1 हटा ही दिया, मतलब मिनिमम एक केस तो कॉमन है ना। तो A और B का जब इंटरसेक्शन आप लेते, जब आप A और B का इंटरसेक्शन लेते तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें एक एलिमेंट तो कॉमन है। तो सर कुछ तो ऐसा बनेगा। क्या आपको ये बात समझ आई? और बेस्ट केस क्या था ये? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो मैं कर रहा हूँ ना मैथमेटिकली, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ एक जल्दी से, एक स्टैंडर्ड से सिनेरियो के थ्रू, कि देखो ऐसा सोच सकते थे, ये रहा सेट A, ये रहा सेट B। बहुत ध्यान से सुनना। वर्स्ट केस, सेट A में कितने एलिमेंट्स कहे उसने? सेट A में उसने बोला, आपसे ध्यान से सुनिए, सेट A में जब उसने बोला, सेट A में कितने एलिमेंट्स थे क्लास? 1000। तो सेट A में जब 1000 एलिमेंट्स थे तो सेट A में 1000 एलिमेंट्स ये रहे, और सेट B में कितने एलिमेंट्स रहे क्लास? सेट B में ये रहे 500 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए? 1। अब खुद सोचना, क्वेश्चन खत्म होने को है, और मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस मेथड के बजाय अगर मैं वेन डायग्राम्स पे चीज़ें प्लॉट करता तो कितनी ईजिली हम आंसर ले आ पाते। देखो मैं उस पर आ रहा हूँ वापस, पर पहले इससे समझो कि देखो ये कितना आसान था। ए सेट में अगर 1000 और ए और बी के इंटरसेक्शन में है तो कहना है ए सेट में ओनली ए में जो एलिमेंट्स होंगे 999 होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? 1000। सिमिलरली अगर इसमें जो केस है 1 है, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन अगर 1 है और अगर यहाँ 500 है तो यहाँ एलिमेंट्स कितने होंगे क्लास? 499। आई होप आपको ये सिनेरियो सारे पता है। सो यहाँ पे होंगे 499। और अगर कोई मुझसे पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी कितना होगा, तो अगर मुझसे कोई पूछता है ए यूनियन बी इस केस में, तो मैं कहता सर 999 प्लस 1000, 1000 प्लस 499। सो ए यूनियन बी इस केस में होता 1499। क्या आपको ये समझ आया? कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, अब एक और केस सोचने की कोशिश करते हैं क्लास, एक और सिनेरियो इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। अब मैं सोचूंगा, अभी मैंने क्या किया, मैंने ए और बी को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखने की कोशिश की, मैंने इनका इंटरसेक्शन मिनिमाइज़ किया, क्योंकि इंटरसेक्शन मिनिमाइज़ किया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर होंगे। हम करता हूँ, आई विल ट्राई टू ब्रिंग देम एज क्लोज एज पॉसिबल। मैं ए और बी को एक साथ लाने की कोशिश करूँगा, और जैसे ही मैं ए और बी को एक साथ लाने की कोशिश करूँगा, सो द बेस्ट केस वी को डिराइव वाज कि ऐसा, याद आया कुछ ऐसा? ऐसे में क्या हो रहा था क्लास? ऐसे में हो रहा था कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 1000, बी के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 500, और ए और बी के इंटरसेक्शन में भी कितने आ गए? 500। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो इस केस में अगर आप ए और बी का यूनियन निकालते, इस केस में अगर आप ए और बी का, अच्छा ए और बी के बीच कॉमन एलिमेंट्स मिनिमम कितने होने चाहिए? 1। ज़्यादा से ज़्यादा जितने कर पाओ, और हमने डिस्कस किया ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर पाओगे सर? 500। तो इस केस में ए और बी का यूनियन कितना आएगा स्टूडेंट्स? सर ए और बी का यूनियन सेट ए जितना आएगा, दैट्स कितना? दैट्स 1000। डिड यू ऑल गेट माय पॉइंट? तो सर एक तरफ जब इन ए यूनियन बी आपने निकाला तो वो कितना आ रहा था? 1499 मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, और एक तरफ जब आपने निकाला तो वो मिनिमम आ रहा था 1000। सो ये एक अलग सिनेरियो, एक अलग रिप्रेजेंटेशन है इसको लिखने का, बट द बेस्ट केसेस कि आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू इमेजिन करो। अप्रोच क्या थी क्लास? जब ये मैक्सिमाइज करना था तो मैंने इसको मिनिमाइज किया, जब यूनियन मिनिमाइज करना था तो मैंने इंटरसेक्शन मैक्सिमाइज किया। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है। आई थिंक तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1000 से 1499, और वो हम कहाँ मार्क करेंगे क्लास? आई थिंक मुझे वो दिख रहा है ऑप्शन डी में। क्या आप सभी को दिखा कि P 1000 से
1499 तक जाएगा। अगर इतना समझ आया तो आगे बढ़ते हैं क्लास। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ एज एन होमवर्क, या आप क्रैक कर सकते हैं क्लास। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं सीधे फॉर्मूला दे के आपको छोड़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्या आपको याद है? जल्दी से याद करो। हमने सीखा है कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स में एक और सेट ऐड कर देता हूं। अगर ए और बी का और सी का भी कार्टेशियन लूं तो ए बी और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सर वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अगर ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 सेकंड के अंदर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको रिकॉल करवाने की जरूरत की जा रही है। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे फाइनली पूछ रहा है कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव इन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव इन ट्रांजिटिव, या फिर ओनली रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहली बात क्लास, क्या आपको याद है रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? सर इसको फटाफट प्लॉट करते हैं। इसको अगर मैंने फटाफट प्लॉट किया तो हमारे पास ये 2 सेट हैं। अब मैं फटाफट इनके एलिमेंट्स बना लेता हूँ। जैसे एक पेयर क्या दिख रहा है क्लास? 3 से 3। क्या आपको ये पहला पेयर दिख रहा है? दूसरा पेयर क्या दिख रहा है क्लास? 6 से 6। तो एक मुझे दूसरा पेयर दिख रहा है, आई एम रियली सॉरी, ये मुझे दूसरा पेयर दिख रहा है। अगला पेयर क्या दिख रहा है क्लास? 9,9। तो मुझे बहुत हद तक ये रिफ्लेक्सिव जैसा दिख रहा है। अभी तक तो मुझे रिफ्लेक्सिव बनता हुआ दिख रहा है। अगला पेयर क्या दिख रहा है क्लास? 12,9। तो आई थिंक यहाँ 12,12। सो आई थिंक ये रिफ्लेक्सिव तो है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 12, 6, 3, 3, 6, मतलब इसके अलावा कुछ और दिख नहीं रहा है। तो 3, 6, 9, 12 के 3, 6, 9, 12 एग्जैक्ट रेप्लिका मिले तो पहली बात तो रिफ्लेक्सिव है। तो आई थिंक सारे ऑप्शंस में रिफ्लेक्सिव है। तो अभी तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं क्लास। रिफ्लेक्सिव के बाद अगली चीज, एक काम करते हैं, पता करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है? मुझे एक पेयर मिला 6 से 12, मुझे एक पेयर मिला 6 से 12। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर 6 से 12 मिला तो 12 से भी 6 मिलना चाहिए। क्या 12 से 6 दिख रहा है? आई डाउट, मुझे कोई 12 से 6 नहीं दिख रहा है। तो अगर 12 से 6 नहीं दिखा तो ये सर रिफ्लेक्सिव तो था। दिस रिलेशन वॉज रिफ्लेक्सिव बट दिस रिलेशन इज नॉट symmetric. This relation is not symmetric. And if this relation is not symmetric, मुझे एटलीस्ट 2 ऑप्शंस तो रिजेक्ट करते आ रहा है, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों होने थे, और ऑप्शन बी के लिए रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं, तो ये भी हट गया। तो अब शायद ऑप्शन सी या ऑप्शन डी हो, है ना, इन दोनों में से एक होगा। अब जल्दी से चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है ना। हमें पता है रिफ्लेक्सिव तो था, सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव हम पता करने जा रहे हैं। ट्रांजिटिव के लिए मैं और बचे हुए पेयर्स भी बना ही देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक तो मुझे 6 से 12 दिखा, एक मुझे इसमें जो अगला पेयर दिख रहा है वो दिख रहा है 3 से 9, ठीक है, और मुझे एक पेयर दिख रहा है 3 से 12, तो मुझे एक पेयर दिख रहा है 3 से 12, मुझे एक पेयर और दिख रहा है 3 से 6। तो आई थिंक चीज़ें ऐसी कुछ हैं। चलो समझते हैं क्लास। पहले मैं देखता हूँ 6 से 12 के लिए। 6 से 12 के लिए देखो मुझे क्या दिख रहा है, 6 से 12, 6 से कुछ और दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो 6 से 12 वाला पेयर तो जस्टिफाइड है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समझो बात को, 6 से 6 है और 6 से 12 है, तो इसके अलावा कुछ है नहीं, तो ये तो ट्रांजिटिव है। आगे बढ़ते हैं क्लास। 3 से 9, 3 से 9 दिख रहा है मुझे, और मुझे क्या दिख रहा है, आई थिंक बस थोड़ी सी इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सारे क्रॉस चेक्स करने पड़ते हैं, सब कुछ प्रॉपर्ली चेक करना पड़ता है। मतलब अब आई होप आपको याद होगा ट्रांजिटिव मतलब ए से बी, बी से सी, तो ए से सी। तो मैं 2 पेयर ऐसे ढूंढ रहा हूँ कि ए से बी पे जंप हो रहा है, बी से सी पे जंप हो रहा है। तो क्या मैं ए से सी पे जंप कर रहा हूँ? मैं जस्ट एक पेयर ढूंढ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि शायद देखो ऐसा कहाँ हो रहा है। देखो जल्दी से समझो, मुझे दिख रहा है 3 से 12, है ना, हमें 3 से 9 भी दिख रहा है। आई थिंक ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि देखो समझो, मैं एक सिंपल सी लाइन में ख़त्म करता हूँ इसको। मुझे 6 से 12 दिखाना, तो देखो हम 6 से 6 पे जा रहे थे और 6 से 12 पे जा रहे थे, तो 6 से 12 पे जा ही रहे इसके थ्रू, तो ये ट्रांजिटिव यहाँ तक तो है। जैसे मैं 3 से 9 पे जा रहा हूँ, मैं 3 से 9 पे जा रहा हूँ, तो हाँ 3 से 9 पे जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो 3 से 3 जा रहे हो, 3 से 9 जा रहे हो, तो इस 3 से 9 पे भी जाओगे क्योंकि ये 3 से 9 वाला पेयर दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैं 3 से 12 देख रहा हूँ, 3 से 12 भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने 3 से 12 देखा तो 12 से 12 भी है, बिल्कुल ये ट्रांजिटिव है। सिमिलरली अगर आप 3 से 6 देख रहे हो, अगर आप 3 से 6 देख रहे हो तो डेफिनेटली देखो 3 से जब 6 देखा तो 3 से 6 में आई थिंक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखो 3 से 6, 3 से 3 जाना है ना, और 6 से 6 जाना है, तो 3 से 6 भी जा रहे हो, तो ये डेफिनेटली एक ट्रांजिटिव पेयर है। तो मैं कहूँगा कि ये ए से बी और बी से सी, यानी ए से सी वाली कंडीशन फुलफिल करता है। तो मैं कहूँगा ये ऑप्शन सी मार्क करता है कि हाँ सर सारे ट्रांजिटिव पेयर्स मुझे मिले। आई थिंक मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लूँ अगर मैंने कुछ मिस किया है तो। 6 से 12 हमें दिख रहा है, बिल्कुल सही, तो 6 से 6, 6 से 12 आई थिंक सॉर्टेड है। 3 से 9 हमें दिख रहा है, बस मैं देख रहा हूँ कि इस 3 के पहले कुछ था क्या, तो कोई नया नंबर, कोई एडिशनल नंबर या कुछ अलग पेयर नहीं आ रहा है, वो सारे रिफ्लेक्सिव के ही एक्सटेंशन है, मतलब नॉर्मल से स्टैंडर्ड से पेयर है। बाय द वे डू यू रिमेंबर, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन पता है कब होता है? जब यहीं आकर रुक जाता, मतलब 3 3 6 6 9 9 और 12 12 होता, मतलब स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग इट इन द कमेंट बॉक्स, मतलब ये लिखा हुआ है पुराने कुछ वीडियोस में कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है। आइडेंटिटी मतलब उसमें सिर्फ रिफ्लेक्सिव वाला ही फॉर्म हो, मतलब 3 3 6 6 9 9 और 12 12, बस इतना सा।
बट रिफ्लेक्सिव में ये आइडेंटिटी के अलावा और भी कुछ पेयर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, बस मिनिमम कंडीशन ये है कि रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी वाले पेयर्स होने चाहिए। मतलब ये है कि सारे आइडेंटिटी रिलेशंस रिफ्लेक्सिव होते हैं, पर सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, जल्दी से समझिए क्लास। तो येस आई कैन क्लेम दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन, सॉरी दिस इज अ ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट आर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि ये मैं स्किप कर सकता हूँ, ये भी आप स्किप कर सकते हैं। आई थिंक ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास, जल्दी से देखो इसमें क्या बोल रहा है वो। आर एक रिलेशन है जो यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, और किस डेफिनेशन से डिफाइंड है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री। वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री मतलब क्या, ये जो है ये आपका x होगा और ये जो है ये y होगा। फिर आपसे फाइनली r इनवर्स पूछ रहा है। अगर आपसे फाइनली r इनवर्स पूछ रहा है तो देखते हैं वो क्या पूछ रहा है, जल्दी से देखेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। एवरीवन, अब हमसे पूछा जा रहा है ये जो है y क्या बोल रहा है वो, y इज x माइनस थ्री। अगर y जो है वो x माइनस थ्री है तो जल्दी से यहाँ से x की वैल्यू ट्राई करते हैं। जैसे x की वैल्यू 11 ट्राई की तो 11 माइनस थ्री कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11 माइनस थ्री इज क्लियरली हाउ मच, 8। तो मुझे एक पेयर मिल रहा है 11,8। अच्छा 11 के बाद 12 पास किया, तो जैसे 12 पास किया तो 12 माइनस थ्री कितना होता है 9, तो मुझे एक पेयर मिलेगा 12,9। ये हम कौन सा रिलेशन बनाने जा रहे हैं क्लास, आर। इसके अलावा मुझे एक और पेयर मिल रहा है 13, 13 माइनस थ्री कितना होता है 10, तो एक पेयर मिला क्लास क्या 10, कुछ गड़बड़ कर दी, 10 माइनस थ्री 7, तो 10,7। बट डू यू रियलाइज यहाँ पे कोई 7 है ही नहीं, मतलब 10,7 एक एग्जिस्टिंग पेयर नहीं होगा, तो मुझे सिर्फ ये दो ही पेयर मिलेंगे। बाय द वे दिस इज नॉट आर इनवर्स, दैट्स आर। डू यू अंडरस्टैंड, ये x से y तक है, तो ये हमारा कौन सा पेयर है, ये हमारा रिलेशन है r। तो अगर कोई आपसे पूछे आर इनवर्स क्या होता है, तो आर इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, आर इनवर्स यानी इसका उल्टा, डोमेन को रेंज, रेंज को डोमेन। तो आर इनवर्स में जो ये आर में 11 और 8 थे इसको क्या लिख देंगे क्लास 8,11, और इस आर में जो 12,9 थे इसको उल्टा करके क्या लिख देंगे क्लास 9,12। क्या आपको सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस की यहाँ तक की सारी प्रॉपर्टी समझ आई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक ये आप इजीली निकाल सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है जिसे आप इजीली कंपोजिट रिलेशन वाले कंसेप्ट से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी इजीली वर्कआउट किया जा सकता है, दिस कैन बी स्किप्ड। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ इजी क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम साथ में ट्राई करेंगे, बट पहले आप खुद से अटेम्प्ट करिए, देन विल डिस्कस दिस। चलिए, आई बिलीव आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, साथ में डिस्कस करेंगे। लुक एट द स्क्रीन एवरीवन, बड़ा ही आसान और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इस इक्वेशन को देखो और इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं हम वो भी सीखेंगे, और मैं बताऊंगा कि सेम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेन ने भी पूछा है। तो देखो वो क्या बोल रहा है, वो लिख रहा है 3 टाइम्स f of x प्लस नेक्स्ट थिंग 2 टाइम्स f of, नाउ दिस इज नॉट जस्ट f of x, दिस इज समथिंग एल्स। ये लिख रहा है f of, क्या लिख रहा है वो, x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1। अब सर बड़ी प्रॉब्लम सी बात है, मतलब बड़ी दुविधा सी बात है कि करेंगे क्या, है ना। इज इक्वल्स टू व्हाट 10x प्लस 30, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इसको फाइनली सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ क्लास, मैं थोड़ी सी तिकड़म बढ़ाता हूँ, थोड़ी सी तिकड़म ऐसे बढ़ाता हूँ कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि सर मैं x को x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1 से रिप्लेस कर दूँ। कुछ हो पाएगा क्या सर उससे, देखो कुछ तो हो सकता है शायद। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ओवरऑल इस एक्सप्रेशन में x को x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। जल्दी से ये वाली स्टेप ट्राई करिए और बताइए कि क्या इस बात पे बात बन पा रही है। ट्राई करिए एवरीवन। चलिए आपने ट्राई किया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि x को x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1 से रिप्लेस करो, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली स्टेप को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, घबराना मत। मैं क्या लिख रहा हूँ, इस 3 में x को मैं क्या कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं बड़ी सिंपल सी स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि मैं x को इस वैल्यू से यानी x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। देखते हैं इसको करने से क्या होगा। समझो, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ x की जगह वो वैल्यू, तो मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ रख दे रहा हूँ, मतलब इसी इक्वेशन में x को उस वैल्यू से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैंने किया तो ये जो 3fx है इसको क्या लिखेंगे हम क्लास 3f, और x को रिप्लेस कर रहे हैं उससे, तो ये हो जाएगा x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1। अच्छा, जब यहाँ इस x को इससे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से देखते हैं क्लास। ये 2 टाइम्स ये पूरा एक्सप्रेशन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स f ऑफ। अब पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, इस x को रिप्लेस किया, इस x को इससे रिप्लेस किया, x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 59 अपॉन क्या लिखेंगे भाई x माइनस 1 प्लस 59, और अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपॉन में वापस इस x को वापस उससे रिप्लेस करेंगे, तो ये वापस क्या होगा भाई, ये हो जाएगा x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ये हमने क्या किया? आई होप बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। अब सोच के देखो क्लास, जल्दी से थोड़ा सा इमेजिन करना, ये हुआ x प्लस 59 प्लस 59 टाइम्स x माइनस 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ये हुआ x प्लस 59
माइनस x माइनस वन। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कैन यू इमेजिन ये डिनोमिनेटर वाला x माइनस वन, ये डिनोमिनेटर वाला x माइनस वन इस वाले डिनोमिनेटर वाले x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ब्रेन में करवाना चाह रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि देखो चीज़ें बहुत टफ नहीं है। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचेगा, इसी पार्ट को मैं थोड़ा सा अलग से लिख दे रहा हूँ ताकि हम बार बार पूरा एक्सप्रेशन इतना बड़ा सा बार बार ना लिखें, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो देखो मैं इस वाले पार्ट को, इस अंदर वाले पार्ट को थोड़ा छोटे फॉर्मेट में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो हमारे पास क्या है, जल्दी से देखो, ये बच रहा है x प्लस 59 प्लस 59x माइनस 59। कैन यू गेट माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ, x प्लस 59 तो ऐसा कैसा ही, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। x प्लस 59 तो ऐसा कैसा है, जब x माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा क्लास, हो जाएगा 59x माइनस 59। और डिनोमिनेटर में से क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, अच्छा आपको समझ आ रहा है ना, x माइनस वन इस x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, वो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब इसके डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, x प्लस 59 तो एज इट इज मिलेगा, तो x प्लस 59 तो मिलना तय है। और क्या मिलेगा क्लास, माइनस एक्स प्लस वन, तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स प्लस वन। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? तो जल्दी से देखो क्लास क्या चीज़ें हो रही हैं आपके सामने, जल्दी से एवरीवन। 59 से 59 कैंसिल, तो क्या हुआ, x प्लस 59 60x, तो मुझे जो अगली स्टेप में यहाँ पे मिल रहा है क्या, 60x। और यहाँ पे देखो x से x कैंसिल, तो क्या बचा 50 प्लस 1, ये 60 है, हाँ, तो ये क्या बचा 60, तो 60 से 60 कैंसिल। तो ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, x। मतलब मैं इस ओवरऑल पूरे एक्सप्रेशन को हटा के, क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को हटा के x से रिप्लेस कर सकता हूँ? डिड यू ऑल गेट माई पॉइंट? और आपको रियलाइज हुआ ये मोटिव, ये इंटेंट कि हमने ऐसा क्यों किया? तो मैं इस स्टेप को क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा इसे, जल्दी से देखिए, ये 2 टाइम्स f तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये पूरा एक्सप्रेशन जब वो रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा fx। अच्छा दूसरी तरफ इस x को रिप्लेस करना मत भूलना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10 टाइम्स, और x को रिप्लेस किया वापस उससे, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स x प्लस 59 अपॉन, बीच में क्या लिखेंगे, x माइनस वन प्लस 30। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ रही है। अब कैन आई से एक लीनियर इक्वेशन जैसा क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है, आई होप समझ आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लीनियर इक्वेशन वाली स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन लीनियर इक्वेशंस वाली स्टेप फॉलो करने से पहले मतलब मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाला हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस इक्वेशन को 3 से और इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। जब इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 10 इज 30 एंड 3 इंटू 30 इज ऑब्वियसली 90। आई होप ये सबको दिख रहा है। सिमिलरली इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 10 20 एंड 2 इंटू 30 इज 60। आपको समझ आया, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड जो यूज़ करते हैं उसके थ्रू हम ऐसा कुछ करते हैं। अब मैं ये वाली टर्म से मुक्ति चाह रहा हूँ, तो इससे मुक्ति चाहने के लिए आप क्या करेंगे, आप नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए, तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा फाइनली, जल्दी से देखो, कैन ऐसे 9 ऑफ fx माइनस 4 ऑफ fx, फाइनली जो मुझे देगा, जो मैं अगले पेज पे लिख ले रहा हूँ, मुझे मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ f ऑफ x। क्या आपको ये रियलाइज हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है क्लास, 9 ऑफ fx माइनस 4 ऑफ fx, तो वो क्या दे रहा है, 5 टाइम्स ऑफ f ऑफ x। क्या आपको ये दिख रहा है? सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात कि ये 6 ऑफ दिस इज गेटिंग कैंसल बाय दिस पूरा, तो यहाँ पे तो मुझे 0 मिल गया। अब उस तरफ क्या हो रहा है वो देखो क्लास, उस तरफ ये थोड़ा अजीब सा है, पर एक चीज़ मुझे दिख गई, 90 माइनस 60 कितना होता है भाई, 30। तो मैं एक स्टेप तो सिंपल सी लिख सकता हूँ, वो क्या मिल रही है मुझे इस साइड पे 30। अब बचा क्या, वो थोड़ा सिंपल कर लेते हैं क्लास, देखते हैं। या मैं कह रहा हूँ सिंपल मत करो, उसको ऐसे ही रहने दो, उसको सिंपल करने में और आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो क्या लिख रहा है 30x, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको रहने दो 30x माइनस, फिर क्या बच रहा है क्लास, फिर बच रहा है 20 टाइम्स, अच्छा वो माइनस साइन के साथ है, तो 20 टाइम्स x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1। सो ये है 20 टाइम्स x प्लस 59 अपॉन x माइनस 1। आई होप अब आपने अपने क्वेश्चन को f ऑफ x की फॉर्म में लिख दिया है, और f ऑफ x की फॉर्म में जैसे लिख दिया है तो क्या आप f ऑफ 7 निकाल सकते हैं? आपको समझ आया क्वेश्चन आसान नहीं था, तो ऐसी ट्रिक्स लगानी पड़ेगी, ऐसी तिकड़म बढ़ानी पड़ेगी, मतलब ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूशन करके। ये हमारी जो सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड है, लीनियर इक्वेशंस जो हम सॉल्व किया करते थे 2 वेरिएबल में, जब हम एलिमिनेशन यूज़ करते थे, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। और जब ऐसा कुछ सोचना पड़ा तो जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को, फाइनली मुझे f ऑफ 7 निकालना है। तो f ऑफ 7 निकालने के लिए क्या करूँगा, इस 5 को यहीं रखते हैं थोड़ी देर के लिए। f ऑफ 7 स्टूडेंट्स, f ऑफ 7 मतलब क्या, x को किससे रिप्लेस करेंगे, 7 से। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, x को 7 से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 7, क्या सबको ये दिख रहा है, माइनस ये कितना हो जाएगा 20 टाइम्स 59 प्लस 7 है ना, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 59 अपॉन 7
अपॉन, इसको मैं क्या लिखूंगा, थोड़ा मैं जल्दी लिख रहा हूँ, 7-1। और आई होप ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 5 से भी डिवाइड कर देना तो 5 से सारी साइड्स डिवाइड हो जाएंगी। कैसे डिवाइड हो जाएंगी क्लास, जैसे ही आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, ये 5 से डिवाइड होकर 6 बचेगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये 5 से डिवाइड होकर 4 बचेगा। बाकी कैलकुलेशन आई होप आप निकालोगे और F7 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे मैं पार्ट स्किप कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं क्लास। और हाँ, अब हम फाइनली आते हैं हमारे जेईई मेंस के कुछ पास्ट ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट आई कैन गिव यू द आइडिया कि सेट्स रिलेशन फंक्शन जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस कुछ पास्ट ईयर्स में पूछे गए। तो शुरुआत करते हैं क्लास सेट्स रिलेशंस फंक्शंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की। चलिए लुक एट द स्क्रीन एवरीवन। नाउ दैट्स अ वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन क्लास। वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, x एक सेट है, x एक सेट है और एक सेट के बारे में क्या बोल रहा है, दैट सेट इज 4 to the power n -3 n -1 वेयर n बिलोंग्स टू ऑल द नेचुरल नंबर्स। इस सेट x का नेचर फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं क्लास। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय जेईई मेंस इन 2014। क्लैरिटी लेते हैं क्लास की सेट x एक्चुअली कैसे बिहेव कर रहा है। तो सेट x की अगर मैं नंबर्स प्रेडिक्ट करूं तो एक काम करते हैं, n is what, the natural number what, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 ट्राई किया तो 4 to the power 1 4 -3 -4 दैट्स 4 -4 दैट्स 0। तो x का पहला एलिमेंट आता है 0। मैं n की वैल्यू 1 ट्राई करता हूँ, n की वैल्यू 1 ट्राई हम कर चुके हैं, n की वैल्यू 2 ट्राई करते हैं। 4 की पावर 2 16, 3 into 2 6, 6 - 1 7 है ना। तो क्या दिख रहा है ये 16 - 7 दैट्स हाउ मच, क्लियरली 9 है ना। तो अगला टर्म क्या मिल रहा है क्लास, 9। अगली टर्म ट्राई करते हैं, n का वैल्यू 3 ट्राई करते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 3 into 3 9, 9 - 1 10, तो 64 - 10 सही बोल रहा हूँ क्या, हाँ 54, तो यार है 54। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा कि 9 के मल्टीपल शायद आ रहे हैं, मतलब 0 मिला, 9 मिला, 54 मिला, तो मुझे कुछ 9 के मल्टीपल्स मिलते जा रहे हैं। मतलब मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ दीज आर नॉट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 बट 9 के मल्टीपल्स हम रिसीविंग। आप और चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, मतलब आप x को फाइनली प्रेडिक्ट कर पा रहे हो दैट x में जो नंबर्स हैं वो कुछ 9 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 9 के कुछ मल्टीपल्स हैं, मतलब 9 की टाइम्स 0, 9 का टाइम्स 1, 9 into 5 है ना, नहीं 9 into 6, और ऐसे कुछ 9 के मल्टीपल्स हमें मिलते जा रहे हैं। अच्छा, हम y को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि y कैसे बिहेव कर रहा है। सो सर y है 9 times n - 1। अब देखो ना, अब 9 लिखा हुआ है बाहर अलग ही, तो 9 times n - 1 वेयर n बिलोंग्स टू ऑल द नेचुरल नंबर्स, मतलब 9 का मल्टीपल हुआ ना। देखो n की वैल्यू 0 ट्राई करो तो मतलब n की वैल्यू 1 ट्राई करो, नेचुरल नंबर है तो 1 - 1 0, तो 9 into 0 0। n का वैल्यू 2 ट्राई किया तो 2 - 1 1, 1 into 9 9। तो डू यू रियलाइज ये सारे नंबर्स क्या आएंगे क्लास, 9 की टेबल। तो हमको ये समझ आ रहा है कि y जो एक्सप्रेशन है, y जो सेट है वो तो पूरा एक 9 का मल्टीपल है और x में कुछ 9 के मल्टीपल्स हैं। अब सोचो क्लास, मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूँ क्या कि सर जो y सेट है, y सेट क्या है, y कुछ ऐसा बड़ा सा सेट है जिसमें सारे 9 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 0 9 सब कुछ मिलते आएंगे, और y सेट के अंदर एक छोटा सबसेट होगा कौन, x, क्योंकि x में 9 के कुछ मल्टीपल है जैसे 0 9 54, लेकिन 9 के जो सारे मल्टीपल्स हैं वो y में है, मतलब 0 9 तो है, कुछ 18 भी मिल गया, 27 भी मिल गया, ऐसे कुछ और यहाँ पे भी मिलेंगे, कुछ और यहाँ पे मिलेंगे, बट ओवरऑल कैन आई से कि सर जो x सेट है वो y सेट का सबसेट है, और अगर x सेट जो है वो y का सबसेट है तो पहली बात ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, x यूनियन y, वो कह रहा है x यूनियन y। स्टूडेंट सोच के बताओ, जब x जो है अगर वो y का सबसेट है, अगर सर जो x सेट है अगर वो y का सबसेट है तो x यूनियन y क्या होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ x यूनियन y कुछ नहीं होगा सर, x जो है अगर वो y का सबसेट है तो x और y का यूनियन क्या होगा सर, पूरा y। डू यू ऑल गेट माई पॉइंट। तो मैं फाइनली क्या कंक्लूड करूंगा, ऑप्शन डी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड हमने डी ऑप्शन क्यों मार्क किया स्टूडेंट्स, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। एक और क्वेश्चन समझते हैं क्लास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सेट्स पर वापस रिलेशंस पे एक क्वेश्चन आ रहा है। वो पूछ रहा है एक रिलेशन है R, रिलेशन R कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, x से y तक, x और y दोनों नेचुरल नंबर से, माइंड यू एवरीवन। फिर वो कह रहा है कि x स्क्वायर, देखो रिलेशन कैसे डिफाइंड है, रिलेशन अगर मैं सीधा सीधा ये वाली डेफिनेशन लिखूँ तो रिलेशन में क्या बोल रहा है वो, x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है क्लास, ये 0 के इक्वल है, ठीक है, ये 0 के इक्वल है, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन। फिर वो आपसे क्या चाह रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं वेयर n इज द नेचुरल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसमें जो n आप रख रहे हो, मतलब इसमें जो x और y रख रहे हो वो किसको बिलोंग करते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स को, तो x और y सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। फिर बोल रहे हैं रिलेशन जो R है, ये जो रिलेशन R है ये रिलेशन कैसा है, मतलब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, कैसा है, इक्विवेलेंस जो भी है। आई होप ये परिभाषाएं आपको याद है। तो जैसे ही मुझे R की रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है, मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं चेक करूंगा R a से a पर यानी x से x पर या y से y पर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा x r x, मतलब मैं x की जगह x और y की जगह भी x ट्राई करके देखता हूं। तो ये कितना हो रहा है क्लास, ये हो रहा है x स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स, दैट्स 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, है ना।
तो 3x² प्लस x स्क्वायर इज 4x², 4x² माइनस x स्क्वायर इज 0। तो हाँ 0 इज इक्वल टू 0। मतलब सर x आर x चेक किया, मतलब अगर मैं x को भी 1 और y को भी 1, x को भी 2 और y को भी 2, x को भी कुछ नंबर नेचुरल नंबर और y को भी वही नेचुरल नंबर रखूं, तो हाँ ये रिलेशन जस्टिफाइड है, 0 आता है। मतलब सबसे पहली बात, ये रिलेशन सर रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, बट क्या रिलेशन सिमेट्रिक है? अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए क्लास? रिलेशन था हमारा x² माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, आई थिंक यही कुछ था, शायद एक आध में कुछ मिस कर रहा हूँ, दैट वाज 3y² है ना। सो दिस वाज 3y² एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन वेयर फॉर ऑल x एंड y वर व्हाट, दे वर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब मुझे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। स्टूडेंट्स, अगर मुझसे बोला जाए सिमेट्रिक है या नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं क्लास? सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है भाई? सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि अगर x से y तक जा रहे हो तो क्या आप y से x पे भी आ पा रहे हो? तो x से y पे जाने का ये डेफिनेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे x को y से और सारे y को x से रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ, सारे x को y से और सारे y को x से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है जल्दी से। जब सारे x को y और सारे y को x से रिप्लेस किया तो ये x² क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा y²। ये कितना हो जाएगा? -4yx, तो मैं उसको xy ही लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा +3x²। एंड आई डाउट कि ये 0 होगा या नहीं, मुझे नहीं पता ये 0 होगा या नहीं। मतलब मुझे बोला जा रहा है x और y के वो सारे पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, बट क्या जरूरी है कि y और x ये भी 0? मतलब ये तो एक अलग इक्वेशन है ना। मुझे तो इक्वेशन दी गई थी x², यहाँ पे क्या दिख रहा है 3x², यहाँ पे था 3y², यहाँ पे y² है। हाँ ये वाला पार्ट कॉमन है, बट ये दोनों तो चेंज हो गए। तो सर x और y की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए ये 0 है, क्या जरूरी है उनके लिए ये भी 0 होगा? नहीं कह सकते। और ऐसा नहीं कह सकते तो मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता तो मुझे नहीं पता है सिमेट्रिक होगा या नहीं। हाँ सर हो सकता है कुछ पेयर मिल जाए, पर क्या सारे मिलेंगे? कंडीशन क्या होती है सिमेट्रिक की कि सर जितने भी x से y की तरफ लीड करते हैं उतने के उतने सारे y से x की तरफ लीड करें। और ये मैथमेटिकली दिख रहा है कि सर ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन उन सारी x और y की वैल्यूज के लिए ट्रू होगी जिनके लिए, तो जरूरी नहीं है ना कि वो y और x के लिए भी ट्रू हो। मतलब x को y से और y को x से रिप्लेस करने पे भी 0 मिले, ऐसा जरूरी नहीं है ना। आई होप मैथमेटिकली आप समझ पा रहे हो, क्योंकि आइडेंटिकल इक्वेशन नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट अ सिमेट्रिकल रिलेशन। और यहीं से आप कंक्लूड कर सकते हो कि ट्रांजिटिव हो, जरूरी नहीं है। आप ट्रांजिटिव कैसे कंक्लूड करोगे? देखो फाइनली आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और सोच के बोलो कि सर मान लो x से y पे जा रहा हूँ मैं, मतलब x और y का एक रिलेशन है। सर मैं y से z पे जा रहा हूँ, मतलब y और z का भी एक ऐसे इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या जरूरी है कि आप x से z पे जा पाओ? सर जरूरी नहीं है ना। मतलब समझो, दो नंबर होंगे x और y जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, दो नंबर होंगे जो y और z जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो जरूरी है क्या कि x और z भी इसको सेटिस्फाई करे? बहुत रेयर चांसेस होंगे, बहुत कम ऐसे नंबर्स होंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब बहुत स्टैंडर्ड सी इक्वेशन नहीं है जहाँ पे चीज़ें इजीली देखी जा सकें। मेरी बात समझो। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक नंबर है, मान लो, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, ऐसा है, मान लो 0,0 सेटिस्फाई करता है, मान लो थोड़ी देर के लिए 0 तो 0,0 कर ही रहा है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। मान लो थोड़ी देर के लिए कि 1 और 2 इसको सेटिस्फाई करें, मान लो, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, कर ही रहे होंगे, बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। मान लो 1 और 2 सेटिस्फाई कर रहे हो, 2 और 3 भी कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है 1 और 3 भी करेंगे? मतलब मान लो आप x की जगह 1 और y की जगह 2 रखते हो और ये सेटिस्फाई हो जाती है, मान लो। और मान लो x की जगह 2 और y की जगह 3 रख के भी सेटिस्फाई हो जाती है, तो क्या ज़रूरी है कि x की जगह 1 और y की जगह 3 रख के भी सेटिस्फाई हो जाएगी? मतलब 1 2 भी कर रहा है, 2 3 भी कर रहा है, तो क्या 1 3 भी करे? ऐसा ज़रूरी है? कुछ केसेस में शायद हो जाए, बट हर केस में ऐसा हो रहा हो, क्या ये ज़रूरी है? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगेन हम नहीं कह सकते। और अगर हम नहीं कह सकते तो मैं कहूँगा कि ये ट्रांजिटिव भी सर हो, इस बात की गारंटी नहीं है। मतलब मुश्किल है, कुछ केसेस में होगा बट सब में इसलिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। मतलब मैं ओवरऑल क्या कहूँगा, it is yes reflexive but it is neither symmetric nor transitive and hence option A should be marked। बाकी ऑप्शंस ऑब्वियसली गलत हैं, क्योंकि इसमें सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कह दिया, इसमें सिमेट्रिक कह दिया और इसमें ट्रांजिटिव कह दिया, तो ऑप्शन ए शुड बी मार्क्ड इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। आगे बढ़ते हैं क्लास। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा का वैसा क्वेश्चन है, देखो जेईई मेंस 2016 में पूछा, और ये वही क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है क्लास? जो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया था। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था इस क्वेश्चन को करवाते वक्त कि ऐसा कुछ सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, सोचो जेईई मेंस ने 2016 में पूछा कि इसकी क्या सोल्यूशन होगा, मतलब इसको आप कैसे वर्कआउट करोगे। तो मैं हिंट आपको दे देता हूँ, आई एम गिविंग यू द हिंट सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम ऑन दिस वीडियो। तो हिंट में मैं क्या करूँगा, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ आपको कि आप x को 1/x से रिप्लेस करो, वापस वही दो इक्वेशन बनेगी, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, f ऑफ x में इक्वेशन आ जाएगी, f ऑफ 1/x को एलिमिनेट कर देना, और फाइनली आपसे जो पूछा जा रहा है, आप f ऑफ x और f ऑफ माइनस x को इक्वल क्रिएट करना, उससे x की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, जो भी वैल्यू होंगी वही आपके ऑप्शंस होंगे। बड़ा ही आसान और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और आप इजीली इसे कर पाएंगे।
विद दैट आई बिलीव, आई होप यू नो कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ आया है। हमारा पहला लेक्चर था इस 40 डेज के किल शॉट प्रोग्राम में जेई मैथमेटिक्स का, जहाँ पर हम जेई मेंस को 40 डेज में टारगेट कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जेई मेंस की पूरी तैयारी को बहुत अच्छे से करवाया जा सके, एक फाइनल टच दिया जा सके, हर टॉपिक हर चैप्टर को पूरी तरीके से टच किया जा सके, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा सकें, जितना भी हमारे पास टाइम है उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस की एक ग्लिम्स दे दी जाए कि हाँ देखो ये भी आए हैं, ये भी आए, इनको ऐसे कर सकते हैं, इनको वैसे कर सकते हैं, और सारे कंसेप्ट फटाफट एक बार रिवाइज करवा दिए जाएं। सो दिस इज द मोटिव ऑफ दिस प्रोग्राम, ऑफ दिस 40 डेज किल शॉट क्रैश कोर्स। हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको सच में ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि सच में आपकी 40 डेज में बहुत अच्छी तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री कोर्स के थ्रू, ये पूरा प्रोग्राम, हर सारे मॉड्यूल जो भी मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाता है, दीज ऑल आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज़ जीरो फीस सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। आपको कोई फीस कोई चार्ज पे नहीं करना है, आपको हर वीडियो लेक्चर एवरीथिंग यू गेट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैग्नेट ब्रेन्स के अगर ये वीडियोस, ये लेक्चर, ये प्रोडक्ट जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए। अगर आपको इन चैनल पर अपडेटेड नोटिफाइड रहना है, आपको हमेशा पता चलता रहे कि कब कौन सा वीडियो आ रहा है, आपका कोई सा इंपॉर्टेंट वीडियो मिस तो नहीं हो रहा है, आपके 40 डेज में काफ़ी कुछ चीज़ें होने वाली हैं, तो इन लेक्चर्स को अगर आप देखते रहना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड येस, सोच के देखो 40 दिन में पूरा मैथ्स, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरे आईटी जेई की तैयारी, नॉट जस्ट दैट, नीट की भी तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स करवाने वाला है। तो अगर सच में तुम्हें लगता है कि कुछ और लोगों से शेयर करना चाहिए, या कोई तुम्हारा फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो जो बड़ा परेशान सा चल रहा हो कि यार आई एम रियली टेरिफाइड, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या करूँ, तो इन आखिरी के दिनों में अगर आप अपनी तैयारी को ब्रशअप या अच्छा करना चाहते हैं, कुछ लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनसे भी इस चैनल को, इन वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। With that, I think we can call it a day. Thank you so much.